हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द स्टडी IQs यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है विशाल चौहान और हिस्ट्री की अपनी इस सीरीज में आज मैं एक और नया टॉपिक लेकर आया हूं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं सूरत स्प्लिट और मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स के बारे में। यानी कि आज हम समझेंगे कि किस तरह कांग्रेस 1907 में कांग्रेस का बंटवारा हो गया, दो हिस्से में बट गई कांग्रेस, और फिर उसके बाद गवर्नमेंट ने रिएक्शन में किस तरह जो है वो मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स लेकर आई। इन सारी घटनाओं का आज हम समझेंगे। सबसे पहले तो मैं उन स्टूडेंट्स को बोलना चाहूंगा जिन्होंने मेरे पिछले सेशंस अभी तक नहीं देखे हैं, वो चैनल पर जाइए, मेरे नाम से प्लेलिस्ट ढूंढिए, वहां पर विशाल चौहान के नाम से आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी हिस्ट्री की। उस प्लेलिस्ट पे आपको पिछले सेशंस सारे पढ़ने हैं, बहुत जरूरी है। अगर आपने पिछले सेशंस नहीं देखे हैं तो सबसे पहला काम कीजिए, आप पिछले सेशंस जरूर देखिए, ताकि एक कहानी जो हम प्रिपेयर करते आ रहे हैं वो बेटर तरीके से आपके दिमाग में सेट हो। उसके अलावा अगर आप CSC के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिल जाएगा। दैट लिंक इज फॉर द एप्लीकेशन ऑफ स्टडी IQ, राइट। उस एप्लीकेशन में आप जाएंगे तो CSC के लिए आपको एक स्मार्ट कोर्स मिलेगा। उस कोर्स में 1300 से प्लस वीडियोस अवेलेबल हैं CSC के लिए। उसके अलावा डेली का करंट अफेयर अपडेट होता है, डेली की वहां पर डाउट सॉल्विंग हो रही है, डेली की आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस हो रही है, और पूरा का पूरा पैकेज आपको अवेलेबल है। सो मेक श्योर यू चेक दैट आउट। शुरू करते हैं आज हमारा सेशन। जैसे कि मैंने बोला, आज हम पढ़ेंगे सूरत स्प्लिट और मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स को फिर से समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन सूरत स्प्लिट होने से पहले हमें थोड़ा सा बैकग्राउंड प्रिपेयर करना है, राइट। कांग्रेस का थोड़ा सा बैकग्राउंड प्रिपेयर करते हैं। तो ऐसी क्या घटनाएं घटी जिनकी वजह से कांग्रेस दो हिस्से में टूट गई। तो सबसे पहले तो हमें यह समझना है कि दो हिस्से कांग्रेस के वो कौन कौन से हैं। तो दो हिस्से जैसे कि ऑलरेडी हम एस्टेब्लिश कर चुके हैं पिछले सेशंस में, मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट। तो अब हमें सबसे पहले तो यह समझना है कि ऐसी क्या घटनाएं घटी जिनकी वजह से जो कांग्रेस के मॉडरेट्स थे उनमें से एक एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप अलग जो है वो उभर कर बाहर आया। तो आइए सबसे पहले उन घटनाओं को समझते हैं। हम समझते हैं कि एक्सट्रीमिस्ट या मिलिटेंट नेशनलिस्ट जो है वो क्यों बने, उनको जो है वो एक एक्सट्रीमिज्म को जो है वो अपना हथियार बनाने की क्यों जरूरत पड़ी, राइट। तो उन कारणों को सबसे पहले समझते हैं, फिर समझते हैं आइडियोलॉजीज में डिफरेंस क्या है मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट का। फिर देखते हैं कि किन किन जगहों पर किन किन मौकों में इन दोनों के बीच में क्लैश हुआ, फाइनली फिर स्प्लिट हुआ, और फिर अंग्रेजी सरकार का क्या रिएक्शन था, उन्होंने इन रिएक्शन जो है वो क्या जो है वो स्टेप्स उठाए। तो आज इन सारे पॉइंट्स को हम समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि ग्रोथ ऑफ मिलिटेंट नेशनलिज्म के लिए कारण क्या क्या हैं। तो पहला पॉइंट देखिएगा, रिकॉग्निशन ऑफ ट्रू नेचर ऑफ ब्रिटिश रूल। ब्रिटिश रूल यानी अंग्रेजी शासन का असली नेचर जो है वो भारतीय जो इंटेलेक्चुअल है, जो इंटेलिजेंट जो लोग हैं भारत के, जो भारत का मध्यम वर्ग है, अपर मिडिल क्लास है, एलीट क्लास है, या जो एजुकेटेड लोअर या मिडिल क्लास है, उन लोगों को धीरे धीरे अंग्रेजों के सही रंग जो पता लगने लगे। इसका मतलब ये नहीं है कि अंग्रेजों के सही रंग जो है वो पहले नहीं पता थे लोगों को, राइट। इसी वजह से 1857 का रिवॉल्ट भी हुआ था, ठीक है। लेकिन उसमें मिसलेनियस कारण और भी बहुत ज्यादा थे, राइट। जमींदारों के अपने अलग इंटरेस्ट थे, पीजेंट्स के अपने अलग इंटरेस्ट थे, राइट। सभी के इंटरेस्ट जो है वो सेम नहीं थे। ये हमें वहां पर एक 1857 की क्रांति में ये डिफरेंस हमें वहां पर देखने को मिला। लेकिन यहां देखिए आप सबसे पहले कि ट्रू कलर्स जो है वो अंग्रेजी सरकार के कैसे नजर आए। तो पहला पॉइंट देखिएगा, द इकोनॉमिक मिजरीज ऑफ द 1890s एक्सपोज द एक्सप्लॉयटेटिव नेचर ऑफ कॉलोनियल रूल, ठीक है। इकोनॉमिक मिजरीज यानी कि 1890 के दशक में भारत की जो पीजेंट्री है, जो गरीब लोग हैं, उनकी इतनी बुरी हालत हुई और इकोनॉमी जो है भारत की इतनी बुरी तरीके से चरमरा गई, जिसको दादा भाई नौरोजी ने अपनी जो थ्योरी ऑफ ड्रेन ऑफ वेल्थ में समझाया भी है, जो कि अंग्रेज करते भी आ रहे थे, उसका जो है वो हमें एक निष्कर्ष देखने को मिला 1890 के दशक में। और 1890 के दशक को ही क्यों हाईलाइट किया गया, क्योंकि 85 में बनी थी क्या कांग्रेस, 1885 में कांग्रेस का गठन हुआ था, और उसमें से किस तरह मॉडरेट्स में से एक्सट्रीमिस्ट जो है वो नेता अलग हुए। उनको जो है वो क्या लगा, अंग्रेजों की पॉलिसीज की वजह से भारत में क्या फैल रहा है, इकोनॉमिक ड्रेन हो रहा है भारत से, भारत की इकोनॉमी जो है वो बुरी तरह डूब गई है, ठीक है। और जो मॉडरेट्स हैं वो क्या कह रहे थे,
मॉडरेट्स कह रहे थे कि हम जो है वो ब्रिटिश सरकार के लॉयल हैं। तो कांग्रेस में से ही एक ऐसा वर्ग उभरने लगा जिन्होंने ये बेसिक क्वेश्चन किया मॉडरेट से कि आप या तो भारतीयों के लॉयल हो जाइए या तो ब्रिटिश सरकार के। अगर आप ब्रिटिश सरकार के लॉयल होंगे तो आपका ये कहना कि आप भारतीय पैट्रियोटिक हैं ये आपके लिए जचेगा नहीं, क्योंकि ब्रिटिश सरकार भारतीयों का एक्सप्लॉयशन कर रही है। अगर आप ब्रिटिश सरकार के लॉयल हैं तो आप भारतीयों के लॉयल नहीं हो सकते, राइट। और वो कैसे हमें देखने को मिला, क्योंकि भारत में पॉवर्टी बढ़ती ही जा रही थी, भुखमरी भारत में बढ़ती ही जा रही थी। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, सिवियर फेमिन्स यानी कि अकाल पड़े जिससे लगभग 90 लाख लोगों की मृत्यु हुई 1896 से 1900 के बीच। 90 लाख लोगों की मृत्यु हो जाना भूख से, समझ रहे। और ये पहली बार नहीं हुआ था, पहली बार नहीं हुआ था। इसी तरह का जो है वो एक अकाल जब दिल्ली दरबार लगा रहा था लिटन, उस समय भी आया था, और उससे पहले भी आते रहे हैं अकाल। इसका मतलब ये नहीं है कि सल्तनत काल में या उससे पहले जब राजपूत राजाओं का शासन था या उससे पहले जब अन्य भारतीय शासकों का शासन था तो तब अकाल नहीं पड़ते थे। अकाल तब भी पड़ते थे, लेकिन जो राज्य है वो लोगों की सपोर्ट जो है वो करता था, लोगों की सहायता करता था, भले ही वो तुर्कियों का शासन हो, भले ही वो मुगलों का शासन हो, इलबाड़ियों का शासन हो, या उससे पहले राजपूतों का, या उससे पहले वर्धनों का शासन हो, राइट। सो लोगों का सपोर्ट उन्होंने किया है अकाल के समय कुछ हद तक। ऐसा नहीं कह सकते कि बहुत ज़्यादा ही अच्छा था एडमिनिस्ट्रेशन, कुछ हद तक जो है वो मदद की गई है, राइट। लेकिन अंग्रेजों ने बिल्कुल मरते हुए अकाल से पीड़ित भारतीयों की तरफ जो है वो अपनी पीठ जो करी है, इस वजह से बहुत ज्यादा रोष था किसके बीच में, जो एक एक्सट्रीमिस्ट वर्ग बन रहा था, राइट। एक एक्सट्रीमिस्ट टर्म तो बाद में मिली, कांग्रेस के या अन्य जो इंटेलेक्चुअल्स हैं भारत के, उसमें एक ऐसा वर्ग बन रहा था जो मॉडरेट्स, जो कांग्रेस के लीडर्स हैं, उनके खिलाफ एक सिंपल क्वेश्चन था उनका कि आप अंग्रेजों के लॉयलिस्ट कैसे हो सकते हैं जबकि उनकी सरकार जो है वो भारत में किसी भी तरह की रियायत जो है वो नहीं बरत रही है। सो दिस वाज द पॉइंट। नेक्स्ट चीज देखिएगा, बिबॉनिक प्लेग फैला भारत में, और उस प्लेग की वजह से 1896-97 के आसपास ही बहुत भयंकर प्लेग फैला भारत में, और उससे दक्षिण भारत या दक्कन के क्षेत्र में बहुत लोगों की जान गई। और उस प्लेग को जिस तरह हैंडल किया अंग्रेजों ने, है ना, उस प्लेग को जिस तरह मैनेज किया अंग्रेजों ने, उससे भारतीय बहुत ज़्यादा नाराज थे। चापेकर ब्रदर्स ने एम्स और रैंड की तो हत्या भी कर दी थी। रैंड, जैसे कि मैंने आपको बताया पिछले सेशंस में, वाज द चेयरमैन ऑफ प्लेग कमेटी पुणे में, राइट। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, उसके अलावा दक्कन के क्षेत्र में बहुत सारे दंगे हुए। नेक्स्ट चीज, द नेशनलिस्ट वर वाइड अवेक टू द फैक्ट दैट इंस्टेड ऑफ गिविंग मोर राइट्स टू द इंडियंस, द गवर्नमेंट वाज टेकिंग अवे इवन द एग्जिस्टिंग वंस। भारतीयों को और राइट्स देने के बजाय राइट्स जो है वो ले रही हैं। अब कांग्रेस क्या बोल रही थी, कांग्रेस हमेशा जो है वो शुरुआत से ही कांग्रेस बोल रही थी एक रीजनेबल, एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट भारत में स्थापित होनी चाहिए, भले ही आपके डोमिनियन के अंडर हो। अंग्रेजों को बोला उन्होंने, जो मॉडरेट्स थे, उन्होंने बोला कि भले ही आपके डोमिनियन के अंडर हो लेकिन भारतीय पार्टिसिपेशन उसमें बढ़े। लेकिन भारतीय पार्टिसिपेशन बढ़ाने की बजाय उसको घटाया गया। ये एक नया वर्ग जो बना जा रहा था यूथ नेताओं का, वो इस चीज से बहुत ज्यादा परेशान थे, और जो पुराने नेता थे उनकी पॉलिटिक्स से वो खफा थे कि आप इस चीज का जवाब क्यों नहीं दे रहे, अंग्रेजों को सख्त जवाब क्यों नहीं दिया जा रहा है। सो देखिए क्या क्या पॉलिसीज अंग्रेजों की थी। सो 1892 में इंडियन काउंसिल एक्ट आया, राइट। मैंने आपको कराया इंडियन काउंसिल एक्ट पूरा का पूरा, उसकी सारी पॉलिसीज हम समझ चुके हैं क्या है। उसको बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया नेशनलिस्ट ने। उसके बाद 1897 में नाटू ब्रदर्स, जिसमें से सरदार बलवंत रामचंद्र नाटू और उनके भाई, उनको भारत से डिपोर्ट कर दिया गया विदाउट ट्रायल। उनकी ट्रायल भी नहीं हुई, उनको सीधा जो है वो जेल भेज दिया गया। उसके अलावा तिलक पर केस चला, जैसे मैंने आपको बताया था 1897 तिलक का केस, जो उन्होंने अपनी केसरी में जो है वो उन्होंने छापा था। शिवाजी का जो शिवाजी को लेकर जो पोएम छापी थी उन्होंने, उसको मुद्दा बनाकर किस तरह जो है वो जेल में डाला गया, किसे 18 महीने के लिए जेल भेजा गया, तिलक को। उसके अलावा 1898 में रिप्रेसिव लॉज अंडर आईपीसी सेक्शन 124A वर फर्दर एम्प्लीफाइड विद न्यू प्रोविजंस अंडर आईपीसी सेक्शन 156A। 124A में 156A जो ऐड किया गया,
ये क्या है, सेडिशन के चार्जेस हैं, पता होना चाहिए आपको ये। 1899 में नंबर ऑफ इंडियन मेंबर्स इन कैलकाटा कॉर्पोरेशन, कैलकाटा म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, आज के डेट में कोलकाता म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के नाम से जानी जाती है, KMC, उनमें भारतीयों की संख्या घटा दी गई। 1904 में ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट जो कर्जन द्वारा लाया गया, 1904 में ही इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट जो कर्जन द्वारा लाया गया। तो इन सारे कारणों की वजह से ये अंग्रेजों के द्वारा लिए गए स्टेप्स हैं, जिससे भारतीयों से शक्ति धीरे धीरे छीन ली गई, जिससे भारतीयों को ऑप्रेस किया गया। उसके अलावा अंग्रेजों के द्वारा जो एडमिनिस्ट्रेशन सेटअप किया गया था, उसकी वजह से जो भारतीयों को समस्या हो रही थी, भले ही वो चाहे वो अकाल के समय भारतीयों का मर जाना हो, या उसके अलावा प्लेग के समय भारतीयों के साथ बहुत गलत तरीके का व्यवहार किया जाना, इन सारे कारणों की वजह से जो नेशनल लेवल पर जो पार्टी अपनी ये घोषणा करती थी कि वो पूरे भारत को रिप्रेजेंट कर रही है, वो कुछ ऐसे स्टेप नहीं उठा रही थी जिससे भारतीयों के लिए कुछ काम हो, कुछ मतलब कोई प्रोग्रेसिव स्टेप्स नहीं उठा रहे थे। इसीलिए उसी पार्टी में से एक यंग, एक यूथ, एक थोड़े से रेडिकल्स, थोड़े से एक्सट्रीम जो विचार रखने वाले एक दूसरा नया वर्ग जो है वो बनने लगा, अंडर द लीडरशिप ऑफ बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, औरबिंदो घोष, इन जैसे नेताओं के अंडर जो है वो एक नया वर्ग एक क्रिएट हुआ, जिसने अपने आप को पृथक किया किससे, मॉडरेट से। और फिर ये जो हमें दो अलग अलग सेक्ट्स कांग्रेस में देखने को मिले, फाइनली ये स्प्लिट हो गए, दो हिस्से में टूट गए। आज हम वही पूरा का पूरा समझने की कोशिश कर रहे हैं कि और क्या क्या कारण थे, दो हिस्से में क्यों टूटे। तो सबसे पहले तो हमने ये देखा कि कारणों में सबसे पहले बैकग्राउंड थोड़ा सा समझने की कोशिश करी हमने, और अंग्रेजी सरकार का ट्रू नेचर किन किन चीजों से पता चलता है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, ठीक है। अंग्रेजी सरकार क्या थी, एक्सप्लॉयटेटिव नेचर था उनका। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, और कारण क्या क्या है जिस वजह से जो एक्सट्रीमिस्ट या मिलिटेंट नेशनलिस्ट जो है वो बने। सो ग्रोथ ऑफ कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ रिस्पेक्ट, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। सो ये दूसरा कारण बनता है हमारा कि जिस वजह से मिलिटेंट नेशनलिज्म उभरा या एक्सट्रीमिस्ट जो है वो नेता क्यों उभरे, राइट। सो पॉइंट देखिएगा, तिलक, औरबिंदो एंड बिपिन चंद्र पाल रिपीटेडली अर्ज द नेशनलिस्ट टू रिलाई ऑन द कैरेक्टर एंड कैपेसिटीज ऑफ इंडियन पीपल। सो जो एक्सट्रीमिस्ट नेता थे उनका एक बिल्कुल बेसिक बात थी बोलने को, वो बिल्कुल बेसिक बात बोल रहे थे कि जो भारतीय जनता है ना, जो भारतीय जनता की जो संख्या है, उस संख्या के दम पर हम एक बहुत बड़ा मास मूवमेंट चला सकते हैं, और वो संख्या बहुत आसानी से अंग्रेजों को डराने के लिए जो है वो इकट्ठा की जा सकती है। और वो संख्या जो भारत की जो पीजेंट्री है वो अब इकट्ठा होने के लायक हो गई है, राइट, ऐसा उनका मानना था। तो जो लोगों की कैपेसिटी है एजिटेशन करने की, उस पर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। ये थी क्राई किसकी, तिलक, औरबिंदो, बिपिन चंद्र पाल और अन्य जो एक्सट्रीमिस्ट नेता हैं उनकी। सेकेंड पॉइंट देखिए, अ फीलिंग स्टार्टेड गेनिंग करेंसी दैट द मासेस हैड टू बी इन्वॉल्व्ड इन द बैटल अगेंस्ट कॉलोनियल गवर्नमेंट एज दे वर कैपेबल ऑफ मेकिंग द इमेंस सैक्रिफाइसेस नीडेड टू विन द फ्रीडम। अब जो पीजेंट्री है ना, वो ऑलरेडी मर चुकी है, वो जिंदा है लेकिन वो जिंदा लाशें हैं, राइट। दैट मीन्स उनके पास खोने का कुछ बचा नहीं। अगर आप उनमें जागृति भर देंगे ना नेशनलिज्म की, तो वो सबको छपरा लुटाने को तैयार हो जाएंगे। तो जो एक्सट्रीमिस्ट नेता है ना, उनकी एक बिल्कुल बेसिक थ्योरी थी कि आपको त्याग देना पड़ेगा, आपको त्याग करना पड़ेगा, आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा अगर हमें आज़ादी चाहिए तो। और सेक्रीफाइस जो है वो आपको हर चीज़ की करनी पड़ेगी, आपको अपने खून की भी, अपने पैसे की भी सेक्रीफाइस जो है वो करना पड़ेगा आपको, राइट। ऐसा एक्सट्रीमिस्ट नेताओं का मानना था। और ऐसा एक्सट्रीमिस्ट नेताओं का मानना इस चीज को लेकर भी था कि भारतीय जनता भी ये करने को तैयार है, बस हमें उनको जागरूक करना है। अब उनको ये इस बात का एहसास कराना है, उनके मन में जो ये बैठा हुआ है, ये गहरी भावना उनके मन में जो बैठी हुई है कि अंग्रेज अजय हैं, वो डर उनके अंदर से हटाना है बस, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, ग्रोथ ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन के ग्रोथ से या एजुकेशन की ग्रोथ की वजह से किस तरह जो है वो नेशनलिज्म बढ़ा भारत में, और खासकर एक्सट्रीमिज्म किस तरह बढ़ा, मिलिटेंट नेशनलिज्म कैसे बढ़ा। सो द स्प्रेड ऑफ एजुकेशन लेड टू एन इंक्रीज्ड अवेयरनेस अमंग मासेस। ऑब्वियसली द राइज इन अनएम्प्लॉयमेंट एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट अमंग द एजुकेटेड ड्रू अटेंशन टू पॉवर्टी एंड द अंडर डेवलप्ड स्टेट ऑफ द कंट्रीज इकोनॉमी अंडर कॉलोनियल रूल। सो सिंपल सी बात है,
जो कॉलोनियल रूल है उसने इकोनॉमिक स्ट्रक्चर ऐसा तैयार किया हुआ था कि सभी भारतीय जो हैं वो डायरेक्टली, जो मिडिल वर्ग है, खास तौर पे सभी भारतीय नहीं लेकिन जो मिडिल वर्ग है वो डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली पूरी तरह अंग्रेजों पे डिपेंडेंट है। दैट मीन्स अंग्रेज जो एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे उसी एजुकेशन के दम पर वो नौकरी ले पाएंगे और फिर वो अपना घर जो है वो चला सकते हैं। दैट मीन्स अगर अंग्रेजों के द्वारा दी गई एजुकेशन लेने के बाद उनको नौकरी अगर नहीं मिलती है, और अगर नौकरी मिल भी रही है तो वो इतने लो लेवल की है कि वो सस्टेन नहीं कर पा रहे हैं लाइफ को, तो जो एजुकेटेड मासेज हैं उनके अंदर इस चीज़ को लेकर एक बहुत भड़क जो है वो, यानी गुस्सा, एक जो है वो रिजेंटमेंट बनी अंग्रेजी कॉलोनियल रूल के खिलाफ। प्लस वो एजुकेटेड है तो वेस्टर्न तर्ज में हो रही जितनी भी फ्रेटर्निटी, इक्वालिटी, जस्टिस, इन सब के, सोशल जस्टिस, सोशलिज्म, कम्युनिज्म और कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के खिलाफ जो लोगों के अंदर जो जागरूकता फैल रही है वेस्ट में, और वो भारत में भी पहुंच रही है, तो जो अंडर एम्प्लॉयड या अनएम्प्लॉयड जो यूथ है उसको ये बातें समझ आ रही हैं और वो धीरे धीरे जो है वो मिलिटेंट नेशनलिज्म की तरफ उसने जो है वो रुख अपनाना शुरू किया। अब यही कुछ चीज़ें जो है वो आप देख सकते हैं कि प्रेजेंटली भी दुनिया के कई सारे देशों में इसी तरह की सिचुएशंस हैं कि सरकारें जो है वो अपने यूथ को प्रोवाइड करने में नाकाम है और यूथ एजुकेटेड है। अब उस यूथ को इकट्ठा करने की देरी है, रेवोल्यूशन जो है वो आ सकती है। इसी तरीके से कई जगहों पर रेवोल्यूशन आई भी है, राइट। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, इंटरनेशनल इन्फ्लुएंसेस जो है वो समय के क्या कहते हैं। तो पहला पॉइंट देखिएगा, प्रोग्रेस मेड बाय जापान आफ्टर 1868 एंड इट्स एमर्जेंस एज एन इंडस्ट्रियल पावर। जापान जो है वो इंडस्ट्रियल पावर के रूप में उभरने लगा। उसके बाद द डिफीट ऑफ इटालियन आर्मी बाय यूथोपियंस। इथियोपियंस ने 1896 में इटालियन आर्मी को हराया। बोअर वार 1899 से 1902, और उसके बाद ब्रिटिशर्स को हराया बोर्स ने, और उसके बाद जापान ने रशिया के खिलाफ जो है वो 1905 में विक्ट्री पाई। सो यहां पर बेसिकली हो क्या रहा है, लास्ट पॉइंट देखिएगा, नेशनलिस्ट वर इंस्पायर्ड बाय द नेशनलिस्ट मूवमेंट्स वर्ल्ड वाइड इन आयरलैंड, रशिया, इजिप्ट, टर्की, पर्शिया एंड चाइना। सो बेसिकली इन सारे देशों में हो क्या रहा है, जो मासेज है ना, जो जिनका ऑपरेशन किया जा रहा है, जो ओप्रेस्ड मासेज है, उन्होंने अपने ओप्रेसर्स के खिलाफ आवाज उठाई और जीते। जापान का एग्जांपल ले लें, बोर्स वार का एग्जांपल ले लें, उसके अलावा आप देखेंगे चाइना में जो हुआ, रशिया में जो हुआ, इन सारे एग्जांपल्स को अगर आप देखें, फ्रेंच रेवोल्यूशन को उठा लें, आप अमेरिकन रेवोल्यूशन को उठा लें, तो इन सब से जो है वो यूथ ने एग्जांपल लिया कि भारत में भी ऐसा किया जा सकता है। तो जो इंटेलिजेंशिया है ना भारत का, वो धीरे धीरे जागरूक होने लगा कि नहीं, हमें जो है वो किसी फॉर्म की क्रांति चाहिए, और वो जो क्रांति है वो मॉडरेट जो तौर तरीके हैं उनसे नहीं आने वाली। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा। अब इन सब पॉइंट्स के बारे में कुछ कराची क्रॉनिकल में जून 18, 1905 में क्या छपा, What one Asiatic has done, others can do. If Japan can drub Russia, India can drub England with equal ease. Let us drive the British into the sea and take our place side by side with Japan among the great powers of the world. So कराची क्रॉनिकल में लिखा हुआ है ये कि जैसा जापान ने रशिया के साथ किया 1905 में, उसी तरह भारत भी कर सकता है इंग्लैंड के साथ, और जापान के बराबर ही एक टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की तरफ बढ़ सकता है भारत। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, रिएक्शन टू इंक्रीजिंग वेस्टर्नाइजेशन। भारत में जो वेस्टर्नाइजेशन बढ़ता जा रहा था उसके खिलाफ जो भारत में उभरता हुआ जो इंटेलिजेंट लोग हैं, जो इंटेलिजेंशिया जो है, उसका क्या रिएक्शन था। पॉइंट देखिएगा पहला, इंटेलेक्चुअल्स लाइक स्वामी विवेकानंद, बंकिम चंद्र चटर्जी एंड स्वामी दयानंद सरस्वती इंस्पायर्ड मैनी यंग नेशनलिस्ट with their forceful and articulate arguments, painting India's past in brighter colors than the British ideologues. ठीक है, मतलब क्या बना इस बात का कि अंग्रेजी सरकार ने जिस तरह भारत के इतिहास को पेंट किया ना, हिंदू हिस्ट्री, मुस्लिम हिस्ट्री और फिर ब्रिटिश हिस्ट्री। हिंदू हिस्ट्री जो है वो बहुत ज्यादा प्रिमिटिव, राइट, मुस्लिम्स ने आकर इन्वेड किया और हिंदुओं को मारा काटा, और फिर अंग्रेज जो है वो अब सबको लिबरेट कर रहे हैं। अंग्रेज जो है वो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट ला रहे हैं, कल्चर ला रहे हैं, सिविलाइजेशन ला रहे हैं।
ये जो इतिहास की पेंटिंग अंग्रेजों ने करी है, इस पेंटिंग का जो है वो रंग फेड करना और ग्लोरीफाई करना इंडिया के पास्ट को, ये जो ग्लोरिफिकेशन लाया गया है भारतीय नेताओं द्वारा और काफी फेमस नेताओं द्वारा, लाइक दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, जिन्होंने एक इंटरनेशनल मंच में जाके भारतीय कल्चर को रिकॉग्निशन जो है वो प्रोवाइड करवाया, राइट। सो उससे भारतीयों के अंदर एक कॉन्फिडेंस आया। मैं आपको बोल रहा हूं ना, सारा गेम क्या है कि अंग्रेज अजय है, ये जो भ्रांति है इस भ्रांति को जो है वो हटाना है, सिंपल सी बात। तो स्वामी विवेकानंद का एग्जांपल यहां पर लिया जाता है, बंकिम चंद्र चटर्जी, दयानंद सरस्वती का एग्जांपल यहां पर लिया जा सकता है। दयानंद सरस्वती जी का पॉलिटिकल मैसेज क्या था कि इंडिया फॉर द इंडियंस, इंडिया जो है वो भारतीयों के लिए है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, स्वामी विवेकानंद जी का पॉलिटिकल मैसेज क्या था? इफ देयर इज अ सिन इन द वर्ल्ड इट इज अ वीकनेस, अवॉइड ऑल वीकनेस, वीकनेस इज सिन, वीकनेस इज डेथ। सिंपल सी बात है। एक ये स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा बोलने वाली बात ही नहीं है कि स्पेशली स्वामी विवेकानंद जी को एनलाइटमेंट हुआ और उन्होंने ये बात कही, ये कॉमन सेंस की बात है या सिंपल सी बात है, हम इतिहास में इस चीज को पढ़ते आ रहे हैं। जब भी कोई राज्य कमजोर हुआ है तो उसी के ही पड़ोसियों ने उसको हड़प लिया है। तो आप अगर कमजोर होंगे तो सरकमस्टेंसेस आपको झुका देंगी, राइट। ये दुनिया आपको घुटने पर झुकाने के लिए ही डिजाइन हुई है। अगर वीकनेस है आपके अंदर तो आप टूट जाएंगे। जो नेचर है, नेचर का रूल है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। जो फिट है वो सर्वाइव करेगा, जो फिट नहीं है वो एक्सक्लूड हो जाएगा। चाहे वो गवर्नमेंट मशीनरी की बात करें, चाहे आप बेसिक नेचर की बात भी करें, या किसी भी तरीके के सिस्टम में, चाहे सोसाइटी के सिस्टम में, पॉलिटिकल सिस्टम में, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में, रेवेन्यू सिस्टम में, कहीं भी अगर वीकनेस है तो वो एक्सक्लूड हो जाएगा, राइट। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। यही भारत के लिए मैसेज था कि हमें भारतीयों को मजबूत करना पड़ेगा, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। बीजी तिलक जी का क्या मैसेज है? The extremists of today will be the moderates of tomorrow, just as the moderates of today were the extremists of yesterday. अब जैसे कि मैंने बोला ना कि हम मॉडरेट्स को बहुत, मतलब हम इतिहास पढ़ने वाले भी और इतिहासकारों ने भी मॉडरेट्स को ऐसे पेंट किया है कि जैसे कि वो बहुत गलती कर बैठे, या उनकी पॉलिसीज जो हैं वो, उनके स्टेप्स बहुत ज्यादा गलत थे, या इस तरह पेंट किया है कि वो बहुत ज्यादा मूर्ख थे। ऐसा नहीं है। गलती उनकी ये थी कि वो समय से हार गए। समय बहुत बलवान है, समय सबको हरा देता है। चाहे कितने भी बड़े बड़े बॉक्सर्स रहे हो, उम्र के आगे वो सब हार गए हैं। उनसे जवान बॉक्सर्स ने उनको हराया है। अली को फ्रेजर ने हरा ही दिया था, ठीक है। सो यहां पर हमें देखना है कि समय जो है वो किस तरह मॉडरेट्स का साथ नहीं दिया, और बदलते हुए समय के साथ उन्होंने अपनी पॉलिसीज को चेंज नहीं किया। सो मॉडरेट्स को रिप्लेस कर दिया एक्सट्रीमिस्ट ने। बदलते हुए समय के साथ एक्सट्रीमिस्ट समझ नहीं पाए, एक्सट्रीमिस्ट को रिप्लेस कर दिया गांधीयन आइडियोलॉजी ने। गांधीयन आइडियोलॉजी को रिप्लेस कर दिया नेहरूवियन आइडियोलॉजी ने, राइट। सो जो समय के साथ नहीं बदलता है वो रिप्लेस कर दिया जाता है। अब आप सोचेंगे, अब आप ध्यान दीजिए, जो चीजें टिकी हुई हैं पिछले 1-1.5 या 2-2.5 सालों से, उन्होंने समय के साथ बदलाव लाया अपने अंदर, वो इसीलिए टिकी हुई हैं। अंग्रेजी शासन इतने लंबे समय तक भारत में क्यों टिका रहा? क्योंकि समय के साथ वो बदलाव लाते रहे अपनी पॉलिसीज में। शुरुआत में उनकी पॉलिसीज क्या थी? इकोनॉमिक पॉलिसी की, केवल एक ट्रेडिंग कंपनी की तरह, फिर धीरे धीरे पॉलिटिकल कंपनी, और फिर अंग्रेजी क्राउन ने अपना एडमिनिस्ट्रेशन स्थापित किया, राइट। यहां से वो केवल पहले बना हुआ माल एक्सपोर्ट करते थे, फिर यहां से कच्चा माल ले जाने लगे। ये जो पॉलिसीज में चेंज है, राइट, ये उनकी सस्टेनेंस का एक बहुत मूलभूत फैक्टर आप मान सकते हैं कि वो कंटिन्यूसली बदलते समय के साथ अपनी पॉलिसीज में चेंज लाते रहते थे। और भारतीयों की पॉलिसी में रिजिडनेस होना एक बहुत बड़ी गलती रही है, ठीक है। सो आगे आने वाले सेशंस में इन सब चीजों पे भी हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, डिससेटिस्फेक्शन विद द अचीवमेंट्स ऑफ मॉडरेट्स। मॉडरेट से किस तरह जो है वो डिससेटिस्फाइड थे लोग? देखिएगा पहला पॉइंट, द यंगर एलिमेंट्स विद इन द कांग्रेस वर स्ट्रांगली क्रिटिकल ऑफ द मेथड्स ऑफ पीसफुल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल एजिटेशन, पॉपुलरली नोन एज द 3 Ps। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। द 3
पीसफुल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल एजिटेशन। जो मॉडरेट्स हैं उनका यह मानना था कि हमें कॉन्स्टिट्यूशनल दायरे में रहकर ही जो भी हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं उसको कंटिन्यू रखना चाहिए। दैट मीन्स वो ये कह रहे थे कि हमें अंग्रेजों के कानून नहीं तोड़ने हैं, ठीक है। जबकि एक्सट्रीमिस्ट जो है उनका मानना था कि हमें अंग्रेजों के बनाए हुए सभी कानूनों को तोड़ना है, समय आने पर, जरूरत पड़ने पर हम वायलेंट भी होंगे, और हमें ज्यादा से ज्यादा मास पॉपुलेशन को जोड़ना भी अपने साथ, ठीक है। ऐसा एक्सट्रीमिस्ट का मानना था। मॉडरेट्स का मानना था कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में रहकर ही काम करना है, हमें वायलेंट नहीं होना है, राइट। कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में क्यों रहना है और वायलेंट क्यों नहीं होना है, ताकि अंग्रेजी सरकार हमें मारे पीटे ना, राइट। और दूसरी जगह एक्सट्रीमिस्ट जो नेता हैं वो कह रहे थे कि हमें सेक्रीफाइस देने के लिए तैयार होना पड़ेगा, अगर खून बहाना पड़े तो हम अपना खून बहाएंगे, ठीक है। दिस वाज द की डिफरेंस। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, जो 3 P's हुए हैं, 3 P's जो हैं वो क्या हैं? प्रेयर, पिटीशन एंड प्रोटेस्ट, एंड डिस्क्राइब्ड दीज मेथड्स एज पॉलिटिकल मेडिकेंसी, यानी पॉलिटिकल भीख मांग रहे हैं वो। मेडिकेंसी का मतलब भीख मांगना हुआ, ठीक है। तो एक तरह से पॉलिटिकल भीख मांगी जा रही है, किससे? अंग्रेजों से। क्यों मांगी जा रही है पॉलिटिकल भीख? क्योंकि भारतीय जो हैं वो क्या नहीं है, सक्षम नहीं है क्या करने में, अपनी मांगों को आगे रखकर जो अपने लिए जायज मांगे हैं उनको फोर्सफुली मनवाना या उनको जायज तरीके से पुट करना, राइट। एक्सट्रीमिस्ट क्या नेता कह रहे थे कि हमें जो है वो अंग्रेजी कानूनों को मानने की कोई जरूरत नहीं है, राइट। अंग्रेजी सरकार को हमारी जरूरत है, हमें अंग्रेजी सरकार की जरूरत नहीं है। भारत की इकॉनमी सेल्फ सफिशिएंट थी, है और रहेगी भी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, रिएक्शनरी पॉलिसीज ऑफ कर्जन। कर्जन की रिएक्शनरी पॉलिसीज की वजह से किस तरह विवाद जो है वो आगे बढ़ा। कर्जन रिफ्यूज टू रिकॉग्नाइज इंडिया एज अ नेशन एंड इंसल्टेड इंडियन नेशनलिस्ट एंड इंटेलिजेंशिया बाय डिस्क्राइबिंग देयर एक्टिविटीज एज लेटिंग ऑफ गैस, राइट। सो कर्जन ने भारतीयों को अपमान किया, कोई मौका नहीं छोड़ा। उसके एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स देखिए क्या क्या है, द ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, द इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट, द कैलकाटा कोऑपरेशन एक्ट, कॉरपोरेशन एक्ट एंड द पार्टीशन ऑफ बंगाल। उसके अलावा जितनी भी पॉलिसीज हैं कर्जन की, उसको मैं एक अलग सेशन में पढ़ाऊंगा आपको मैं। और फिर कर्जन की वजह से जो नेशनलिस्ट हैं, खासकर एक्सट्रीमिस्ट जो है वो, उनको क्या रोष था, वो चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी, राइट। तब जाके ये सारी कहानी जुड़ेगी। मैंने आपको बोला ना, कोई एक सेशन और वो टाइम बाउंड हो, मान लीजिए 1892 से 1909 आप, या 1885 से 1909 का टाइम बाउंड आप पढ़े, तो उसमें सारी घटनाएं आप कवर नहीं कर सकते हैं। हो भी सकता है लेकिन वो फिर 6-7 घंटे का लेक्चर हो जाएगा, राइट। हमें छोटे छोटे टुकड़ों में कहानी को पढ़ना है और फिर उसको जोड़ना है। क्यों? क्योंकि इतिहास को हमें अलग अलग नजरियों से समझना है। मैंने आपको बोला ना, एक तराजू में नहीं तोलना है इस दुनिया को, हमें अलग अलग परसेप्शंस को देखना है, एनालाइज करना है, और फिर उसके बाद अपना ओपिनियन जनरेट करना है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, एग्जिस्टेंस ऑफ मिलिटेंट स्कूल ऑफ थॉट। राजनारायण बोस, अश्विनी कुमार दत्ता, औरबिंदो घोष एंड बिपिन चंद्र पाल इन बंगाल। बंगाल में ये 4 मुख्य नेता। उसके अलावा विष्णु शास्त्री चिपलुंकर एंड बाल गंगाधर तिलक इन महाराष्ट्र, एंड लाला लाजपत राय एंड अजीत सिंह इन पंजाब। तो ये कुछ नेताओं के नाम हैं। ये नेता क्या थे? एक्सट्रीमिस्ट जो है वो आइडियोलॉजी रख रहे थे, या एक्सट्रीमिस्ट तो नाम दिया गया फिरोज शाह मेहता द्वारा या मॉडरेट नेताओं द्वारा। एक्सट्रीमिस्ट तो बाद में नाम मिला, लेकिन इनकी जो आइडियोलॉजी है वो मॉडरेट्स की जो पॉलिसीज है उनसे अलग है। मैंने आपको समझा दिया, राइट। एक्सट्रीमिस्ट क्या चाहते हैं और मॉडरेट्स क्या चाहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, द बेसिक टेनेंट्स ऑफ द स्कूल ऑफ थॉट, राइट। ये जो स्कूल ऑफ थॉट है, ये जो मिलिटेंट आइडियोलॉजी है, इसके बेसिक फीचर्स क्या क्या हैं? सबसे पहला तो हेटेड फॉर फॉरेन रूल, सिंस नो होप कुड बी derived from it, Indians should work out their own salvation. Moderates की लॉयल्टी फॉर ब्रिटिश राज, और एक्सट्रीमिस्ट कह रहे हैं कि हमें कोई लॉयल्टी नहीं है, हमें नहीं चाहिए, अंग्रेज हमारी लॉयल्टी के लायक नहीं है,
ठीक है। सेकंड चीज, स्वराज टू बी द गोल ऑफ नेशनल मूवमेंट, राइट। स्वराज जो है वो नेशनल मूवमेंट का गोल होना चाहिए, यानी कि सेल्फ गवर्नमेंट, भारतीयों की गवर्नमेंट होनी चाहिए। जबकि मॉडरेट्स क्या कह रहे थे कि डोमिनियन स्टेटस हमें दे दो, हमें प्रशासन में अंदर जो है वो आप काम करने दो, बेशक जो इंपीरियल जो पूरा कंट्रोल है बेशक आपके हाथ में हो, या जो टॉप अथॉरिटी एपेक्स अथॉरिटी आप रहिए, लेकिन जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो हमें चलाने दीजिए। ये मॉडरेट्स की मांग थी। उसके बाद डायरेक्ट पॉलिटिकल एक्शन रिक्वायर्ड, यानी कि हमें सीधा पॉलिटिकल एक्शन लेना पड़ेगा, लाइक बॉयकॉट करना पड़ेगा हमें, राइट। स्वदेशी पे स्विच करना पड़ेगा, हमें मास जो है वो एजिटेशन करना पड़ेगा, हमें शॉप्स की पिकेटिंग करनी पड़ेगी। डायरेक्ट एक्शंस है, हमें पिटीशन कर रहे हैं, हम चिट्ठी लिख रहे हैं, वो जो 3 Ps बताए ना मैंने आपको, अंग्रेजों से प्रे कर रहे हैं, अंग्रेजों को चिट्ठियां लिख रहे हैं, राइट। सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट से जाकर मिल रहे हैं जाके इंग्लैंड में। इससे काम नहीं चलेगा, वो लोग ऑपरेसर्स हैं, वो तो बहाने ढूंढ रहे हैं, राइट। ये जो मैंने आपको पिछले सेशन में बताया था ना कि मॉडरेट्स का मानना है कि भारत में जो अंग्रेज बैठा है वो बुरा है, इंग्लैंड में जो अंग्रेज बैठा है वो अच्छा है, केवल उस अच्छे अंग्रेज को बताना है कि भारत में क्या क्या चल रहा है, तो शायद हो सकता है कि भारतीयों को कुछ भला हो जाए। ये जो भ्रांति, ये जो इल्यूजन था, ये जो डिल्यूजन था, इस डिल्यूजन से बाहर निकलना बहुत आवश्यक था। और जो एक्सट्रीमिस्ट नेता हैं वो इस डिल्यूजन से बाहर निकले और उन्होंने कदम उठाए बाकियों का भी ये डिल्यूजन तोड़ने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, बिलीव इन कैपेसिटी ऑफ द मासेस टू चेंज द अथॉरिटी, टू चैलेंज द अथॉरिटी, यानी भारतीय जनता अब तैयार है मास एजिटेशन के लिए। उसके अलावा पर्सनल सेक्रीफाइस रिक्वायर्ड एंड अ ट्रू नेशनलिस्ट बी ऑलवेज रेडी फॉर इट, राइट। मतलब पर्सनल सेक्रीफाइस, अगर आपको जेल जाना पड़े तो जाइए, अगर आपको मार खानी पड़ी तो खाइए, अगर आप मर जाते हैं तो कोई परवाह नहीं, राइट। सो ये सारी आइडियोलॉजीज किसकी थी? एक्सट्रीमिस्ट की थी, जो डायरेक्ट काउंटर कर रही थी किनको? मॉडरेट्स को। तो जो एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स के बीच में जो खींचतान है उसकी वजह से क्या हुआ, 1905 1906 के हमने 2 सेशंस देखे, राइट। पिछले सेशन में मैंने आपको बताया, आज हम उनको और समझेंगे फिर से। तो देखते हैं पहले 1905 और 1906 के सेशंस में क्या हुआ, और फिर सब्सिक्वेंटली 1907 में स्प्लिट हुआ सूरत में। ये सारे पॉइंट्स हम समझने की कोशिश करते हैं। तो आइए देखिए, सबसे पहले बनारस का सेशन देखते हैं 1905 का, जो कि प्रेसाइड किया गया GK गोखले द्वारा, ठीक है। पहला पॉइंट देखिए, द एक्सट्रीमिस्ट वांटेड टू एक्सटेंड द बॉयकॉट एंड स्वदेशी मूवमेंट टू रीजन्स आउटसाइड बंगाल एंड आल्सो टू इंक्लूड ऑल फॉर्म्स ऑफ एसोसिएशन विद बॉयकॉट प्रोग्राम एंड दस स्टार्ट अ नेशन वाइड मास मूवमेंट। मतलब क्या है? मतलब सिंपल है। मैंने आपको स्वदेशी मूवमेंट पिछले सेशन में समझाया, उसमें मैंने आपको बताया जो एक्सट्रीमिस्ट हैं वो ये चाहते थे कि बंगाल से जो मूवमेंट शुरू हुआ है ना, ये बंगाल के पार्टीशन से स्वदेशी शुरू हुआ बंगाल में, ये जो मूवमेंट शुरू हुआ है इसको एक नेशन वाइड रूप दिया जाए, क्योंकि भारतीय अब तैयार हैं मास एजिटेशन के लिए। तो हमें ये जो मूवमेंट बंगाल में बना है इसको वहां पर ही मरने नहीं देना, हमें इसे पूरी दुनिया, पूरे भारत में जो है वो फैलाना है। और केवल हमें उसे एक रैलीज या पिटीशंस या प्रेयर्स तक सीमित नहीं रखना है, हमें बॉयकॉट करना है, हमें नॉन कोऑपरेट करना है, हमें ना ही कोई सर्विस देनी अंग्रेजों को और ना ही कोई सर्विस लेनी अंग्रेजों से। ये डिमांड थी किसकी? एक्सट्रीमिस्ट की। और ये डिमांड उन्होंने कहां रखी? 1905 के बनारस के सेशन में, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, मॉडरेट्स का क्या मानना था इसमें। मॉडरेट्स ऑन द अदर हैंड वर नॉट इन फेवर ऑफ एक्सटेंडिंग द मूवमेंट बियॉन्ड बंगाल एंड वर टोटली अपोज टू बॉयकॉट ऑफ काउंसिल्स एंड सिमिलर एसोसिएशंस। मॉडरेट्स क्या कह रहे थे कि बंगाल से बाहर नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि अब मॉडरेट्स का पॉइंट ऑफ व्यू भी पूरी तरह मैं आपको समझाता हूं। उनका बोलना यह था कि बंगाल में सारा का सारा इंटेलेक्चुअल हब है, राइट। ऐसा नहीं है कि मद्रास या बंबई में नहीं है, लेकिन बंगाल में ज्यादा है। तो अगर आप बंगाल में मूवमेंट करेंगे तो वो बेटर तरीके से चलेगा, ठीक है। और वो बंगाल के पार्टीशन के लिए है, उसको पूरे भारत में ले जाने का क्या मतलब बनता है। लेकिन एक्सट्रीमिस्ट नेता ने क्या बोला? उनका विजन बिल्कुल सही था। मॉडरेट्स ये विजन जो है वो नहीं रख पा रहे थे। उनका विजन बिल्कुल सही था कि भारत में अगर अंग्रेजी सरकार की जड़ें हिलानी है तो भारतीयों को जोड़ना पड़ेगा। अगर अकेली कांग्रेस बोलेगी और कांग्रेस के साथ मुट्ठी भर जो जुड़े हुए लोग हैं अगर वो बोलेंगे तो अंग्रेज जो है वो मजाक में उनकी बात को उड़ा देंगे, हवा में उड़ा देंगे उनकी बात। अगर उनके पीछे 30 करोड़ भारतीयों का साथ होगा तब जाके बात में थोड़ा वजन आएगा, ठीक है। कैलकाटा सेशन हुआ फिर 1906 में, राइट। बनारस सेशन में कोई फैसला जो है वो नहीं निकल पाया, लेकिन स्वदेशी मूवमेंट लाया गया। और जो एक्सट्रीमिस्ट नेता है उन्होंने अपने लेवल पर, कांग्रेस का सपोर्ट नहीं मिला उन्हें, पूरी कांग्रेस का यानी मॉडरेट्स का सपोर्ट नहीं मिला, लेकिन अपने लेवल पर उन्होंने
पंजाब में मैंने आपको बताया लाला लाजपत राय और उसके साथ अजीत सिंह, उन्होंने पंजाब के क्षेत्र में फैलाया। तिलक साहब ने कहां पर, मद्रास, बंबई के क्षेत्र में, पुणे के क्षेत्र में, और पिलाई साहब ने मद्रास के क्षेत्र में। तो जो एक्सट्रीमिस्ट नेता हैं उन लोगों ने अपने एंड से जो है वो पूरे भारत में, या जो भारत के मेन पॉलिटिकल पॉइंट्स है वहां पर जो है वो ये स्वदेशी को या बॉयकॉट मूवमेंट को जो है वो अपने एंड से उन्होंने एक नेशनल मूवमेंट में कन्वर्ट करने की कोशिश जरूर करी। फिर अगले साल कैलकाटा सेशन आया 1906 का, ठीक है। द एक्सट्रीमिस्ट वांटेड ईदर तिलक और लाजपत राय एज प्रेसिडेंट, ठीक है। अब दूसरी साइड फिरोज शाह मेहता और उसके अलावा जीके गोखले, वो जानते थे कि अगर तिलक और लाजपत राय इन दोनों में से कोई एक बन गए, ठीक है, तो ये जितने भी मॉडरेट्स के फैसले हैं उन सबको ट्रम्प कर देंगे, जो ज्यादातर लोग हैं इनकी साइड झुक जाएंगे और कांग्रेस का स्विच हो जाएगा दूसरी साइड, राइट। जो मॉडरेट्स ने पिछले 20 साल में जो काम किए हैं वो सब खत्म हो जाएंगे और मॉडरेट्स की पूरी बसी बसाई पॉलिटिक्स जो है वो खत्म हो जाएगी, पहली चीज। दूसरी चीज, मॉडरेट्स को मैंने आपको बोला ना, इस समय मिंटो आ चुका है। कौन? लॉर्ड मिंटो वायसरॉय, और जॉन मॉर्ले जो है वो कौन है? सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट। अब इन दोनों ने मॉडरेट्स को अपनी तरफ जो है वो अट्रैक्ट करने की कोशिश करी, और ये दोनों जो है वो मॉडरेट्स को एक थोड़ी सी इन्होंने हिंट दी कि हम कुछ रिफॉर्म्स लाने वाले हैं, और उन रिफॉर्म्स में हमें जो है वो भारतीयों की सहायता चाहिए, ऑब्वियसली। ऐसी जो है वो अंग्रेजों ने उनको जाल डाला। साथ में दूसरी साइड मुस्लिम्स को भी जाल डाल रहे थे मॉर्ले और मिंटो, मुस्लिम लीग की स्थापना कर दी। तो उधर मुस्लिम लीग की स्थापना हो गई, इसीलिए मॉडरेट्स को भी अभी हो गया कि हमें भी अंग्रेजों के साथ जुड़ना चाहिए, राइट। और जो एक्सट्रीमिस्ट नेता हैं वो अपने आप को पूरी तरह अंग्रेजों से पृथक कर रहे थे, इस वजह से मॉडरेट्स जो है वो थोड़ी सी दूरी बनी मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट के बीच में, ठीक है। सो कलकत्ता सेशन में मॉडरेट्स जो है वो दादा भाई नौरोजी को लेकर आए, क्योंकि दादा भाई नौरोजी के नॉमिनेशन से प्रेसिडेंटशिप के लिए लाला लाजपत राय और बाल गंगाधर तिलक ने अपना नॉमिनेशन वापस ले लिया, क्योंकि दादा नौरोजी जो है वो ग्रैंड ओल्ड मैन थे, और ग्रैंड ओल्ड मैन की हैसियत से बाकी सब नेताओं ने उनकी रिस्पेक्ट करी, और उनको जो है वो उस सेशन का क्या बनाया गया? प्रेसिडेंट, ठीक है। सो दादा भाई नौरोजी वॉज इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट, एंड एज अ concession to militants, the goal of Indian National Congress was defined as स्वराज और सेल्फ गवर्नमेंट, ठीक है। सो दादा भाई नौरोजी जब आए तो उन्होंने एक मॉडरेटर का काम किया एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स के बीच में, और उन्होंने एक्सट्रीमिस्ट को प्लीज करने के लिए कांग्रेस का जो मुद्दा है, जो गोल है, वो रख दिया स्वराज, ठीक है, कि हमें स्वराज चाहिए। उसके बाद अ रेजोल्यूशन सपोर्टिंग द प्रोग्राम ऑफ स्वदेशी बॉयकॉट एंड नेशनल एजुकेशन वाज पास्ड। एक ये पॉइंट भी ऐड किया गया, क्यों? क्योंकि प्रेशर जो है वो एक्सट्रीमिस्ट की तरफ से था ही। तो जो स्वदेशी मूवमेंट है वो बॉयकॉट भी करेगा और नेशनल एजुकेशन पे काम भी करेगा, ये भी जो है वो ऐड कर दिया गया इन द एजेंडाज ऑफ कांग्रेस। उसके बाद स्वराज वर्ड को पहली बार यूज किया गया है कैलकाटा सेशन 1906, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक्सट्रीमिस्ट गेव अ कॉल फॉर पैसिव रेजिस्टेंस एंड बॉयकॉट ऑफ स्कूल्स, कॉलेजेस, लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, म्युनिसिपैलिटीज, लॉ कोर्ट्स एटसेट्रा। दैट मीन्स ये सारी जो इंस्टीट्यूशंस हैं ये भारतीयों को सर्विस प्रोवाइड कर रही हैं। इन सारी इंस्टीट्यूशंस में भारतीय ही नौकरी कर रहे हैं लोअर लेवल पर। तो क्या कहा एक्सट्रीमिस्ट लोगों ने कि आपको क्या करना है? नॉन कोऑपरेट करना है, लेकिन एज असहयोग एक एज अ मतलब टर्म, एज अ नाउन जो है वो इस्तेमाल नहीं किया गया। उन्होंने बॉयकॉट वर्ड का यूज किया कि आपको बॉयकॉट करना है। कर तो वो असहयोग ही रहे हैं ना, नॉन कोऑपरेट ही कर रहे हैं, लेकिन द वर्ड नॉन कोऑपरेशन वाज नॉट येट, उसको अभी जो है वो फेमस नहीं किया गया था। गांधी जी ने किया नॉन कोऑपरेशन वर्ड को फेमस, लेकिन किया तो इन्होंने भी नॉन कोऑपरेट ही। बॉयकॉट का मतलब जो है वो नॉन कोऑपरेशन ही हुआ, और पैसिव रेजिस्टेंस भी आप इसे कह सकते हैं, राइट। अब ये आ गया आपका कैलकाटा सेशन। उसके अलावा और देखिए नेक्स्ट पॉइंट, मॉडरेट्स और जो एक्सट्रीमिस्ट है उनके बीच में आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस क्या क्या हैं। देखिए पहला पॉइंट, द मॉडरेट्स एनकरेज्ड बाय न्यूज दैट काउंसिल रिफॉर्म्स वर ऑन द एनविल डिसाइडेड टू टोन डाउन कैलकाटा प्रोग्राम। मैंने आपको बोला ना, मॉर्ले और मिंटो ने क्या कहा कि काउंसिल रिफॉर्म्स लाए जा रहे हैं, अब हम इंडियन काउंसिल एक्ट लेके आएंगे,
लेकिन आपको जो है वो हमारा साथ देना पड़ेगा। तो जो मॉडरेट्स हैं उनको लगा कि यार बहुत मुश्किल से 20 साल से हम जो है वो मेहनत कर रहे हैं, अब जाकर हमें इन काउंसिल पॉलिटिक्स करने का मौका मिल रहा है, अंदर से सुधार करने का मौका मिल रहा है। ऐसा नहीं है कि वो लोग पेट्रियोटिक नहीं है, वो लोग सुधार लाना चाहते हैं, राइट, लेकिन वो अंदर से सुधार लाना चाहते हैं, बहुत सेफ बच बच के खेलना चाहते हैं, राइट। और जो एक्सट्रीमिस्ट है वो कह रहे हैं कि आपको त्याग करना पड़ेगा, हम सड़कों पे आ जाएंगे, हम मरने मिटने को तैयार हैं, हमारे पास कुछ बचा नहीं। क्यों? क्योंकि एक्सट्रीमिस्ट नेता जो हैं वो पीजेंट्री से जुड़े हुए हैं, वो लोअर मिडिल क्लास से आते हैं, और जो मॉडरेट नेता हैं वो अपर मिडिल क्लास से आते हैं। उनके पास खोने को बहुत कुछ है, राइट। जिसके पास खोने को बहुत कुछ होता है वो इसी तरह रिएक्ट करता है। जो एक्सट्रीमिस्ट नेता हैं वो लोग बिल्कुल धरती से जुड़े हुए, उनके पास खोने को कुछ नहीं है, उनके पास अब मतलब पाने को आजादी है, तो वो सब कुछ देने को तैयार है, सेक्रीफाइस करने को रेडी है, ठीक है। सो मॉडरेट्स एनकरेज्ड बाय द न्यूज ऑफ काउंसिल रिफॉर्म्स वर ऑन द एनविल डिसाइडेड टू टोन डाउन द कैलकाटा प्रोग्राम। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, the extremists thought that the people had been aroused and the battle for freedom had begun and considered the moderates to be a drag on the movement, right। दोनों में दो बेसिक डिफरेंस। पहला डिफरेंस क्या, मॉडरेट्स क्या कह रहे हैं कि अंग्रेज जो है वो हमें अब काउंसिल रिफॉर्म्स में साथ देने के लिए बुला रहे हैं, और अगर एक्सट्रीमिस्ट नेता इसी तरह उपवाद मचाते रहे तो अंग्रेज जो इतनी मुश्किल से माने हैं, जो इंग्लैंड में बैठे जो लिबरल लोग हैं जिनको हमने इतनी मुश्किल से मनाया है, वो अगर हमसे नाराज हो गए तो ये बसी बसाई गेम जो है वो बिगड़ जाएगी। मॉडरेट्स का ऐसा मानना था, ठीक है। बहुत मुश्किल से अंग्रेज जो है वो हमारे लिए, हमें उन्होंने अपने एंड से इनवाइट किया, पहले तो हमें मुंह ही नहीं लगाते थे वो, क्योंकि कर्जन ने जो है वो ऑडियंस प्रोवाइड नहीं करी मॉडरेट्स नेताओं को कई सालों तक, ठीक है। सेकंड चीज, जो एक्सट्रीमिस्ट हैं उनका मानना यह था कि हम अंग्रेजों से क्यों कॉरेस्पॉन्ड करें, जब भारतीय तैयार हैं, हम 20-25 लोग क्यों जाएंगे, जब 20,000 या 50,000 भारतीय सड़क पर आने को तैयार हैं। उनकी बात वहीं पर 20 नेता बोल रहे हैं, वहीं पर 50,000 भारतीय बोलेंगे, तो फर्क आप मान ही सकते हैं किसकी बात का ज्यादा पड़ेगा। तो जो भारतीय जनता है वो अब मास मूवमेंट करने के लिए रेडी है, तो क्यों ना हम मास मूवमेंट करें, हम क्यों जो है वो मॉडरेट्स जो तरीके हैं इनको अपनाएं, राइट। ये पुराने हो गए हैं तरीके। सो ये था बेसिक डिफरेंस दोनों के बीच में, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, moderates thought that it would be dangerous at that stage to associate with extremists whose anti-imperialistic agitation it was felt would be ruthlessly suppressed by the mighty colonial forces। moderates का क्या मानना था कि जो एक्सट्रीमिस्ट है ना, ये लोग खुद तो पिटेंगे, हमें भी पिटवाएंगे, और ये जो बसा बसाया गेम है हमारा ये टूट जाएगा, इसलिए हमें एक्सट्रीमिस्ट से दूरी बना लेनी चाहिए। दूसरी साइड, मॉडरेट्स सॉ इन द काउंसिल रिफॉर्म्स एन अपॉर्चुनिटी टू रियलाइज देयर ड्रीम ऑफ इंडियन पार्टिसिपेशन इन एडमिनिस्ट्रेशन। मैंने आपको बोला ना, एडमिनिस्ट्रेशन में हमें जो है वो भागीदारी दीजिए। मॉडरेट्स का ऐसा मानना था, एक्सट्रीमिस्ट का मानना था कि हमें स्वराज चाहिए, अंग्रेजों आप लोग चले जाइए यहां से, हम अपना एडमिनिस्ट्रेशन खुद चलाएंगे पूरा का पूरा, राइट। और एक्सट्रीमिस्ट वो स्वराज लाने के लिए अब जनता को जोड़ने को तैयार थे, जो मास पॉपुलेशन है, राइट। 95% ऑफ द पॉपुलेशन वाज पीजेंट्री, उसको जोड़ने को तैयार थे। दूसरी साइड मॉडरेट्स कहते थे कि जनता अभी तैयार नहीं है, हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स अंदर से लाने चाहिए। जनता समय आने पर तैयार हो जाएगी, लेकिन पहले हम एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स तो करें। ऐसा नहीं है कि मॉडरेट्स का पॉइंट ठीक नहीं था, आप एक बार सोच के देखिए। उनका कहना था कि जनता अभी रेडी नहीं है, अगर आप जनता को जोड़ोगे तो हिंदू मुस्लिम दंगे फैल जाएंगे, टूट जाएगी जनता, और जो अभी मौका मिल रहा है एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स लाने का वो नहीं कर पाएंगे हम, ऐसा उनका पॉइंट था, राइट। उनका यह था कि हम पहले एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स करें और धीरे धीरे अंदर से ठीक करेंगे सिस्टम को, समय आने पर आजादी तो मिल ही जाएगी। ऐसा नहीं था कि मॉडरेट्स का यह मानना नहीं था कि आजादी हमें नहीं चाहिए, आजादी दिलाना उनका भी अल्टीमेट गोल वही था, लॉन्ग फ्यूचर वही सोच रहे थे कि आजादी चाहिए, तरीका अलग अलग है। उनका यह था कि हम अंदर से सिस्टम को ठीक करेंगे, धीरे धीरे पावर एक्वायर करते हुए आजादी लाएंगे। और एक्सट्रीमिस्ट का यह था कि नहीं, एक बार हम क्रांति करें, सब सड़क पे आ जाए, अंग्रेजों को डरा दे, धमका दें और भगा दें यहां से। ये दो बेसिक आइडियोलॉजिकल डिफरेंस, ठीक है। तो दोनों की अपनी अपनी मेरिट्स और डिमेरिट्स हैं,
ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, द मॉडरेट्स, अब मेरिट्स और डिमेरिट्स देखिए क्या क्या है। द मॉडरेट्स फेल्ड टू रियलाइज that the council reforms were meant by government more to isolate the extremist than to reward the moderates। ठीक है, जो काउंसिल रिफॉर्म्स में इनवाइट किया मॉडरेट नेताओं को, वो एक्सट्रीमिस्ट नेताओं को मॉडरेट से अलग करने के लिए था, वो कांग्रेस में बंटवारा लाने के लिए था, ना कि मॉडरेट नेताओं को सपोर्ट करने के लिए अंग्रेजी गवर्नमेंट का। क्योंकि मॉडरेट्स को ये दिखा कि मुस्लिम लीग की स्थापना हो रही है, मुस्लिम्स की सपोर्ट कर रहे हैं, दैट मीन्स अंग्रेजी गवर्नमेंट अब भारतीयों की मतलब कांग्रेस की भी सपोर्ट करेगी, राइट। उनको ये नहीं पता था कि वो ये चीज जज नहीं कर पाए या क्लियरली जज नहीं कर पाए। ऐसा नहीं है कि नेता जो है वो नहीं देख पा रहे होंगे, गोखले साहब बहुत इंटेलिजेंट थे, दादा भाई नौरोजी वॉज वेरी बहुत इंटेलिजेंट इंसान थे, वो लोग देख रहे थे, लेकिन वो प्रोबेबिलिटी में खेल रहे थे कि बेटर चांसेस हो सकते हैं कि हम इन काउंसिल पहुंच जाए तो कुछ अच्छे जो है वो फैसले अपने हक में करा लें या भारतीयों के हक में करा लें हम, ठीक है। सो मुस्लिम लीग की स्थापना हो रही थी, अलग सेशन है मुस्लिम लीग की स्थापना से लेकर पाकिस्तान के बनने तक एक अलग सेशन लूंगा, सारा का सारा जो है वो सिस्टम समझाऊंगा कि किस तरह अंग्रेजों ने भारत में हिंदू मुस्लिम दंगे करवाए हैं, हिंदू मुस्लिम जो डिसहार्मनी है, जो ये कॉम्युनल जो दंगे हैं कह लीजिए, या ये जो कॉम्युनल डिफरेंस जो क्रिएट किया भारत में, और वो कैसे जो है वो आज तक परसिस्टेंट है, अलग सेशंस लूंगा इसके बारे में मैं, ठीक है। लेकिन मुस्लिम लीग की स्थापना भी हो रही है अभी, ठीक है। शिमला जो है वो गए थे मिलने जो है वो मुस्लिम मतलब जो बड़े मुस्लिम नेता थे उस समय। खैर, तो ये चीज समझने के लिए मॉडरेट जो है वो नाकाम रहे कि जो काउंसिल रिफॉर्म लाए जा रहे हैं वो एक्सट्रीमिस्ट नेताओं को कांग्रेस से अलग करने के लिए लाए जा रहे हैं, ना कि जो मॉडरेट्स हैं उनको सपोर्ट करने के लिए। सेकंड चीज, द एक्सट्रीमिस्ट डिड नॉट रियलाइज दैट द मॉडरेट्स कुड एक्ट एज देयर फ्रंट लाइन ऑफ डिफेंस अगेंस्ट द रिप्रेशन। एक्सट्रीमिस्ट लोगों को ये नहीं समझ आया कि मॉडरेट्स जो हैं वो उनके लिए बहुत अच्छी चीज है, मॉडरेट्स का वो इस्तेमाल कर सकते हैं क्या करने के लिए, अंग्रेजों से कॉरेस्पॉन्ड करने के लिए, और वो खुद क्या करेंगे, बॉयकॉट करेंगे। तो मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट को जुड़ के काम करना चाहिए था। और तीसरी चीज जो दोनों ही नहीं समझ पाए, एंड नीदर साइड रियलाइज्ड दैट इन वास्ट कंट्री लाइक इंडिया रूल्ड बाय अ स्ट्रॉन्ग इंपीरियलिस्ट पावर ओनली अ ब्रॉड बेस्ड नेशनलिस्ट मूवमेंट कुड सक्सीड। ठीक है, भारत जैसे बड़े देश में एक बड़ा जो है वो मूवमेंट ही सक्सेस पा सकता है, दोनों ही नहीं समझ पाए। अब ऐसे में नागपुर में सेशन होता है कांग्रेस का 1907 में, ठीक है, जहां पर नॉट नागपुर लेकिन सूरत में सेशन होता है 1907 में। नागपुर वाला पॉइंट भी आपको मैं समझाता हूं क्या क्या मतलब है उसका, ठीक है। सूरत में सेशन होता है, जहां पर सूरत में क्या हुआ, स्प्लिट हुआ। नागपुर में यह सेशन होने जा रहा था क्योंकि एक्सट्रीमिस्ट चाहते थे कि 1907 का सेशन नागपुर में हो। नागपुर जो है वो कहां था, सेंट्रल प्रोविंस में, जो कि प्रेजेंटली मध्य प्रदेश है, लेकिन जो नागपुर है वो कहां पर, अभी महाराष्ट्र का हिस्सा है ना प्रेजेंटली, बट इट वाज पार्ट ऑफ सेंट्रल प्रोविंस ऑफ दैट टाइम, राइट। और जो प्रेजेंट डे महाराष्ट्र है, इट वाज पार्ट ऑफ द बॉम्बे प्रेसिडेंसी या बॉम्बे प्रोविंस। और गुजरात वॉज द पार्ट ऑफ, गुजरात और सिंध यानी कि सौराष्ट्र, गुजरात और सिंध, ये सारे जो हैं वो बॉम्बे प्रेसिडेंसी के हिस्सा थे। सो दैट मीन्स सूरत में जो सेशन हुआ है वो बॉम्बे प्रेसिडेंसी के अंडर हुआ। और कांग्रेस का ये रूल था कि जिस प्रेसिडेंसी में या जिस प्रोविंस में कांग्रेस का सेशन होगा वहां का नेटिव जो है वो उस सेशन का प्रेसिडेंट नहीं बन सकता। दैट मीन्स इसका मतलब ये है कि अगर सूरत में सेशन हो तो तिलक जो है वो लीडर नहीं बन सकते, क्योंकि तिलक जो है वो बॉम्बे प्रेसिडेंसी से बिलोंग करते हैं, ठीक है। इसीलिए एक्सट्रीमिस्ट चाहते थे कि सेंट्रल प्रोविंस में या नागपुर में हो सेशन, ताकि तिलक को जो है वो क्या बनाया जा सके, प्रेसिडेंट। सो एक्सट्रीमिस्ट वांटेड द 1907 सेशन टू बी हेल्ड इन नागपुर विद तिलक और लाजपत राय एज द प्रेसिडेंट along with रीइटरेशन ऑफ स्वदेशी, बॉयकॉट एंड नेशनल एजुकेशन रेजोल्यूशंस। और दूसरी साइड रीइटरेशन का मतलब इनको फिर से जो है वो अगले साल के लिए यही मुद्दों पर जो है वो बहस की जाए और इन्हीं मुद्दों को सेट किया जाए। अगले साल के लिए कांग्रेस के यही मुद्दे रहेंगे। कौन कौन से, स्वदेशी चलेगा, बॉयकॉट चलेगा और नेशनल एजुकेशन रेजोल्यूशंस पे बात होगी।
उसके बाद मॉडरेट्स वांटेड द सेशन एट सूरत इन ऑर्डर टू एक्सक्लूड तिलक फ्रॉम द प्रेसिडेंसी सिंस अ लीडर फ्रॉम द होस्ट प्रोविंस कुड नॉट बी सेशन प्रेसिडेंट। सिंपल सी बात है, जिस प्रोविंस में हो रहा होगा, जिस प्रोविंस में सेशन हो रहा होगा, उसका उस प्रोविंस का जो व्यक्ति है वो लीडर नहीं बन सकता। दैट मीन्स अगर सूरत में होगा, सूरत बॉम्बे प्रेसिडेंसी, तो तिलक जो है वो प्रेसिडेंट नहीं बन सकते। इसीलिए सेशन सूरत में हुआ, मॉडरेट्स ने सेशन सूरत में करवाया और रास बिहारी घोष को प्रेसिडेंट चुना गया। दोनों साइड्स में मैंने आपको सारे पॉइंट बताए। सेशन में क्या हुआ, दोनों साइड्स ने अपने पॉइंट्स रखे, दोनों ने जो है वो एक दूसरे की बात नहीं मानी, कुर्सियां फेंकी गई, ठीक है। जो मेहता है, फिरोज शाह मेहता है, उन पे चप्पल लगी जाके, जूते चले, हाथापाई हुई और कांग्रेस में साफ साफ बंटवारा हो गया, ठीक है। द स्प्लिट बिकेम इनएविटेबल। आगे देखते हैं अब गवर्नमेंट ने किस तरह रिप्रेस किया। स्प्लिट हुआ, जो एक्सट्रीमिस्ट नेता हैं अब वो लोग, अब वो कांग्रेस का हिस्सा नहीं है, तो वो कांग्रेस से क्यों पूछे कि क्या करना है क्या नहीं करना, तो वो खुले तौर पे बॉयकॉट करने लगे, खुले तौर पे स्वदेशी जो है वो मूवमेंट फॉलो हुआ, ठीक है। तो अब अंग्रेजी गवर्नमेंट को ये समझ आ गया कि एक्सट्रीमिस्ट हो गए हैं अलग, और कांग्रेस के मॉडरेट्स जो हैं वो उनको हमने अपने साइड जोड़ लिया है, तो मॉडरेट्स कुछ कर नहीं सकते, एक्सट्रीमिस्ट अलग हो गए, यही उनका प्लान था। एक्सट्रीमिस्ट जो अलग हो गए, अब उनको कुचलना जो है वो शुरू किया अंग्रेजों ने। देख रहे हैं कितना लंबा गेम खेला अंग्रेजों ने। अब उन्होंने एक्सट्रीमिस्ट को कुचलना शुरू किया, कैसे? सबसे पहले तो 5 न्यू लॉज, 5 नए कानून बनाए गए, वर बॉट इनटू फोर्स टू चेक एंटी गवर्नमेंट एक्टिविटी। पहला है सिडिशियस मीटिंग एक्ट 1907, इंडियन न्यूज़पेपर एक्ट 1908, क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 1908 और इंडियन प्रेस एक्ट 1910। ये सब जो कानून हैं, इनके तहत एक बहुत बड़े लेवल पर क्या किया गया, कोशिश की गई कि जो स्वदेशी मूवमेंट बढ़ रहा है भारत में उसको सप्रेस किया जा सके, जो एक्सट्रीमिज्म बढ़ रहा है भारत में, और जो बढ़ता हुआ सपोर्ट है, जो एक्सट्रीमिस्ट सपोर्ट है और जो पीजेंट्री या लोअर मिडिल क्लास तक फैल रहा है, यानी कि जो मास पॉपुलेशन उस तक जो पहुंच रहा है, उसको रोका जा सके, ठीक है। सो ये सब कानून लाए गए। उसके अलावा तिलक वॉज ट्राइड इन 1909 फॉर सेडिशन फॉर व्हाट ही हैड रिटन इन 1908, ठीक है। जिस तरह 1897 में केसरी में लिखने की वजह से उन पे केस हुआ था, उसी तरह एक बार फिर से उन्होंने केसरी में अंग्रेजों के खिलाफ जो है वो ऐसी, अंग्रेजों ने वैसे पॉइंट आउट कर लिया, अंग्रेजों के खिलाफ नहीं लिखा था। कुछ बॉम्बिंग्स हुई जिसमें यूरोपियन महिलाओं की मृत्यु हो गई। आगे आने वाले सेशंस में आपको करवाऊंगा मैं, और अगर आप जानते हैं तो कमेंट्स में तुरंत लिखें कहां हुई थी वो बॉम्बिंग्स जिसमें यूरोपियन महिलाओं की मृत्यु हुई थी। उन यूरोपियन महिलाओं की मृत्यु को क्रिटिसाइज करते हुए जिन्होंने वो काम किया, उसका नाम भी लिखेंगे आप कमेंट्स में, ठीक है। आगे आने वाले सेशंस में आपको कराऊंगा मैं। जिन्होंने वो काम किया उनको क्रिटिसाइज करते हुए लिखा केसरी में, किसने? बाल गंगाधर तिलक ने। और क्रिटिसाइज करते हुए उन्होंने अंग्रेजों को भी क्रिटिसाइज कर दिया। इस बात को अंग्रेजों ने पॉइंट बना लिया कि देखो आपके ही लिखे जाने की वजह से बॉम्बिंग्स हो रही है। ट्राई किया गया, उन पे ट्रायल चलाई गई और उनको जेल भेजा गया। 6 साल की सजा हुई उनको, मंडलय बर्मा में उनको भेजा गया, ठीक है। देखिएगा, तिलक वॉज ट्राइड इन 1909 फॉर सेडिशन फॉर व्हाट ही हैड रिटन इन 1908 इन हिज केसरी अबाउट अ बॉम्ब थ्रोन बाय बंगाल रेवोल्यूशनरीज इन मुजफ्फरपुर रिजल्टिंग इन डेथ ऑफ 2 इनोसेंट यूरोपियन वुमेन। इस पूरे मुद्दे को मैं करवाऊंगा आगे आपको। तिलक वॉज जज्ड गिल्टी एंड सेंटेंस टू 6 years ट्रांसपोर्टेड एंड अ फाइन ऑफ ₹1000। 6 साल की जेल हुई, मंडले भेजा गया। उसके अलावा औरबिंदो घोष और बिपिन चंद्र पाल ने एक्टिव पॉलिटिक्स से रिटायरमेंट ली। औरबिंदो घोष जो है वो पौंडीचेरी जाकर बस गए, क्योंकि पौंडीचेरी जो है वो फ्रेंच कॉलोनी थी, वहां पर अंग्रेजों का दबदबा इतना ज्यादा नहीं था, ठीक है। लाला लाजपत राय जो है वो लंदन चले गए। जॉन मॉर्ले ने ऐसे में क्या कहा है, द मिस्चीफ ऑफ द ट्रायल एंड कंडेमनेशन ऑफ तिलक वुड बी ग्रेटर देन इफ यू लेफ्ट हिम अलोन। ये स्टेटमेंट थी जॉन मॉर्ले की, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा। अब गवर्नमेंट की स्ट्रेटजी जो मैंने आपको समझाई है, उनके लिए, उसी के लिए कुछ पॉइंट्स जो हैं वो देख लेते हैं, राइट। कि किस स्ट्रेटजी का यूज करते हुए गवर्नमेंट ने आइसोलेट किया एक्सट्रीमिस्ट को जो है वो अलग किया, और फिर मुस्लिम लीग को भी बेवकूफ बनाया उन्होंने, मॉडरेट्स को भी बेवकूफ बनाया। 1909 के मॉरले मिंटो रिफॉर्म्स आए, इंडियन काउंसिल्स एक्ट आया, और उसमें ऐसा कुछ नहीं था जैसा उन्होंने वायदा किया।
ठीक है। द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन इंडिया हैड बीन हॉस्टिल टू कांग्रेस फ्रॉम द बिगिनिंग बिकॉज in the government's view, the moderates still represented an anti-imperialist force consisting of basically patriotic and liberal intellectuals. ठीक है, भले ही कांग्रेस में जो मॉडरेट्स नेता हैं ये कहते रहे हो कि हम ब्रिटिश गवर्नमेंट के वफादार हैं, ब्रिटिश गवर्नमेंट जानती थी कि वो लोग जो है वो लिबरल्स हैं, क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट में स्ट्रेंथ किसकी थी? कंजर्वेटिव नेताओं की। और कंजर्वेटिव और लिबरल्स के बीच में आपस में हमेशा से ही विवाद रहा है, और जो मॉडरेट नेता हैं वो लिबरल्स थे। तो मॉडरेट नेताओं को लिबरल और एंटी इंपीरियलिस्टिक यानी अंग्रेजी सरकार का विरोधी जो है वो शुरू से ही मानते थे। वो भले ही मॉडरेट्स जो हैं वो अपने आप को लॉयल बताते हो, लेकिन अंग्रेज नहीं मानते थे कि जो मॉडरेट हैं वो लॉयल हैं पूरी तरह अंग्रेजों के। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, पॉलिसी देखिए क्या है अंग्रेजों की। द पॉलिसी वाज टू बी ऑफ रैलिंग देम, यानी कि एक दूसरे के खिलाफ भिड़ाइए, जो कि जॉन मॉर्ले की पॉलिसी है, हु वाज सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट ऑफ दैट टाइम। और पॉलिसी ऑफ कैरेट एंड स्टिक। कैरेट एंड स्टिक का मतलब क्या होता है कि या तो आराम से प्यार से मान जाओ या तो डंडे के जोर पे मानेंगे ना, कैरेट एंड स्टिक। इट मे बी डिस्क्राइब्ड एज 3 pronged approach of repression, conciliation and suppression। देखिएगा क्या होता है ये repression, conciliation और suppression। पहला पॉइंट देखिए, in the first stage the extremists were to be repressed mildly mainly to frighten the moderates। ठीक है, पॉलिसी ये थी कि एक्सट्रीमिस्ट लोगों को जो जहां जहां वो धरना कर रहे हैं उनको मारो पीटो, एक आधे को जेल में डालो, जेल में डाल के 2-3 दिन तोड़ो, अगले दिन जब वो नील दिखाएगा ना अपने, तो अपने आप मॉडरेट्स जो है वो थोड़ा सा डर जाएंगे। ठीक है, दिस इज द रिप्रेशन। सेकेंड स्टेज क्या है? द मॉडरेट्स वर टू बी placated through some concessions and hints were to be dropped that more reforms would be forthcoming if the distance from extremists was maintained। सेकेंड स्टेज क्या है कि मॉडरेट्स अब डर गए, है ना। पहले में हमने क्या किया, एक्सट्रीमिस्ट को पीटा, वो जो धुलाई हुई एक्सट्रीमिस्ट की। अब ये जो मारना जो है ये मैं सिंबॉलिक तौर पर बता रहा हूं, केवल मारना नहीं, लेकिन एक्सट्रीमिस्ट लोगों को जेल भेजना, राइट। जेल भेजा गया ना, 1897 में भी जेल भेजा गया। किसे? बाल गंगाधर तिलक को। उसके अलावा नाटू ब्रदर्स को भी डिपोर्ट किया गया, सजा दी गई चापेकर ब्रदर्स को भी, राइट। तो जो एक्सट्रीमिस्ट नेता है इनको सजा दो, मॉडरेट्स जो है वो घबरा जाएंगे। फिर मॉडरेट्स को दो एक छोटा सा कंसेशन कि हम आपको जो है वो, आप क्या चाहते हैं, आप भारतीय एडमिनिस्ट्रेशन में साथ चाहते हैं ना, तो हम रिफॉर्म्स ला रहे हैं, आप उसमें जो है वो मदद कीजिए हमारी। तो मॉडरेट्स मान गए, ठीक है, हाँ जी बिल्कुल ठीक है। और इससे क्या होगा, इससे मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट में क्या आ जाएगी, दूरी। ये थी सेकेंड स्टेज, ठीक है। और उनको यह भरोसा दिलाया गया सेकेंड स्टेज में ही कि आप हमारा साथ तो दो, धीरे धीरे हम रिफॉर्म करते जाएंगे, राइट। आगे और रिफॉर्म आ रहे हैं, आप एक बार हमारे साथ जुड़िए। तीसरी स्टेज थी आइसोलेट कर देना एक्सट्रीमिस्ट को पूरी तरह। विद द मॉडरेट्स ऑन ब्रिटिशर साइड द गवर्नमेंट कुड सप्रेस द एक्सट्रीमिस्ट विद फुल माइट, ठीक है, उसको कहेंगे आप सप्रेशन। अब मॉडरेट्स जो है वो किसकी जेब में है? 1907 के बाद क्या हुआ, मॉडरेट्स, सूरत स्प्लिट के बाद मॉडरेट्स अंग्रेजों के साथ। क्यों? क्योंकि मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स के लिए उनको बोला गया कि आपको जो है वो पूरा हक दिया जाएगा बोलने का, रिपोर्ट तैयार करने का। और एक्सट्रीमिस्ट नेताओं को एक एक करके साफ किया गया, ठीक है। औरबिंदो घोष, बिपिन चंद्र पाल से तो ये कहलवा दिया गया कि वो एक्टिव पॉलिटिक्स छोड़ रहे हैं, उन पे इतना प्रेशर डाला गया। बिपिन चंद्र पाल और औरबिंदो घोष एक्टिव पॉलिटिक्स छोड़ दी, ठीक है। तिलक जी को जेल भेजा गया और लाला लाजपत राय को भारत से डिपोर्ट कर दिया गया। उससे क्या हुआ, अब मॉडरेट जो है वो किसके साथ हैं? अंग्रेजों के साथ थे। अब वो कुछ बोल भी नहीं सकते थे, ऐसा हो रहा था तो, ठीक है। क्योंकि तिलक जी जब 1907 में सूरत में ये ड्रामा चल रहा था ना, मारपीट चल रही थी जब वहां पर सेशन में, तब तिलक जी कुछ बोल नहीं पाए। बाद में उन्होंने फिरोज शाह मेहता और गोखले साहब को खत भी लिखे कि मैं स्प्लिट नहीं चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि जुड़े रहें। और गोखले साहब भी यही चाहते थे कि जो दोनों कांग्रेस के जो दोनों गुट हैं जुड़े रहें, दोनों के जुड़े रहने की बहुत आवश्यकता है। अगर टूट गए तो अंग्रेज फायदा उठा जाएंगे इस चीज का, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, द मॉडरेट्स कुड देन बी इग्नोर्ड। उसके बाद मॉडरेट्स को इग्नोर कर दो, एक्सट्रीमिस्ट, क्योंकि अंग्रेजों के लिए खतरा कौन है? अंग्रेजों के लिए खतरा एक्सट्रीमिस्ट थे। मॉडरेट्स को यह लग रहा था कि हम जो है वो अंग्रेजों के क्लोज जा रहे हैं, नहीं, मॉडरेट्स
खतरा नहीं थे, खतरा थे अंग्रेजों के लिए एक्सट्रीमिस्ट, और उस खतरे को उन्होंने क्या किया, सबडू। लास्ट पॉइंट देखिएगा, अनफॉर्चुनेटली नीदर द मॉडरेट्स नॉर द एक्सट्रीमिस्ट अंडरस्टूड द पर्पस बिहाइंड द स्ट्रेटजी। दोनों ही समझ नहीं पाए और दोनों का ही जो है वो धीरे धीरे पतन हो गया। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, अब अंग्रेज लेकर आए मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स 1909 में। ठीक है, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म समझते हैं क्या है? वैसे तो मैंने एक पूरा का पूरा सेशन जो है वो अलग से करवाया है कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट का, तो आप कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट के सेशन वो जरूर देखें। 1773 से 1853 अलग है, 1858 से 1947 अलग है, बट इन द लाइट ऑफ स्वदेशी मूवमेंट एंड देन सूरत स्प्लिट, हम इस लाइट में जो है वो मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स को एक बार फिर से समझेंगे। ठीक है, so the viceroy Lord Minto and the secretary of the state John Morley agreed that some reforms were due so as to placate the moderates as well as Muslims, right? अब देखिए एक्सट्रीमिस्ट रास्ते से हट गए, अब दो लोग बचे, मुस्लिम्स और मॉडरेट्स, जिन दोनों को अंग्रेजों ने अपने साथ जोड़ा है। क्या बोलकर जोड़ा हुआ है कि दोनों को जो है वो हम अपने जो भी हम बनाने वाले हैं मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स, उन दोनों में आप दोनों को जो है वो उसमें कुछ ना कुछ हम रियायतें प्रोवाइड करेंगे, आपको कुछ शक्तियां देंगे। ठीक है, मुस्लिम बीइंग द माइनॉरिटी, मुस्लिम्स को बोला गया कि आप हमारे साथ बिल्कुल सट के जुड़े रहिए। क्यों? क्योंकि बंगाल जो अलग है अभी, ठीक है, उसमें हम आपको खास शक्तियां देंगे, क्योंकि बंगाल में जहां पर मुस्लिम मेजोरिटी है आपको खास शक्तियां दी जाएंगी। वहां पे मुस्लिम लीग जो है वो जुड़ी हुई अंग्रेजों के साथ। मॉडरेट्स को जोड़ा गया कि एडमिनिस्ट्रेशन में आपको जगह मिलेगी, ऐसे रिफॉर्म्स लेके आएंगे हम। तो दोनों जुड़े हुए हैं। अब देखते हैं क्या क्या जो है वो रिफॉर्म लाए गए। दे वर्कड आउट अ सेट ऑफ मेजर्स दैट came to be known as Morley Minto or Minto Morley reforms that translated into the Indian Councils Act 1909। ठीक है, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स पर ही बेस्ड है इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1909। अब ध्यान से आप सोचेंगे तो ये है क्या, मॉर्ले वाज द सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट, मिंटो वाज द वाइसरॉय, इन दोनों ने मिलकर और उसके साथ मुस्लिम लीग और मॉडरेट्स की सहायता से इन्होंने जो रिफॉर्म्स क्रिएट करे उनको इन्होंने कहा दिया ब्रिटिश पार्लियामेंट में, और ब्रिटिश पार्लियामेंट ने उन रिफॉर्म्स के बेसिस पर जो कानून बनाया उसको कहा गया इंडियन काउंसिल्स एक्ट। क्यों? क्योंकि भारत में पार्लियामेंट नहीं थी उस समय, पार्लियामेंट कहां है, ब्रिटेन की है, वो भारत के लिए कानून बना रहे हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, सो इंडियन काउंसिल्स एक्ट ब्रिटेन से पास होकर आया। द इलेक्टिव प्रिंसिपल, अब आप मुझे ये बताएंगे कि आपको कमेंट्स में बताना है कि जब मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स पास हुआ है ब्रिटिश पार्लियामेंट से, उस समय पहली बात तो ब्रिटिश पार्लियामेंट में कौन सी पार्टी थी मेजोरिटी में, और प्राइम मिनिस्टर कौन था। ये छोटे छोटे सवाल है, कमेंट्स में आप बताएंगे, ये सवाल बनते हैं बार बार पेपर में। ठीक है, अब देखिए क्या क्या रिफॉर्म्स के पॉइंट्स क्या थे। द इलेक्टिव प्रिंसिपल वाज रिकॉग्नाइज्ड फॉर द नॉन ऑफिशियल मेंबरशिप ऑफ द काउंसिल इन इंडिया। Indians were allowed to participate in the election of various legislative councils, though on the basis of class and community। So जो फ्रेंचाइज है वो क्लास और कम्युनिटी पर बेस्ड है। फ्रेंचाइज मैंने पिछले सेशन में समझाया आपको क्या होता है, राइट। सो यहां पर क्या बोला गया कि इलेक्शन शब्द का यहां पर यूज कर दिया गया, जो कि 1892 में नहीं किया गया था। अगर आपने वो सेशन नहीं देखा है तो उस सेशन को जरूर देखिए जिसमें मैंने कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स कराए हैं। ठीक है, सो 1892 में जो इलेक्शन शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया, यहां पर इलेक्शन वर्ड का यूज कर दिया गया, और इलेक्टिव प्रिंसिपल जो है वो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स का, काउंसिल ऑफ इंडिया में नॉन ऑफिशियल मेंबर्स इलेक्शन के जरिए जो है वो ऐड किए जाएंगे। सेकंड पॉइंट देखिएगा, फॉर द फर्स्ट टाइम सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर मुस्लिम्स फॉर इलेक्शन टू द सेंट्रल काउंसिल वाज एस्टेब्लिश्ड, अ मोस्ट detrimental step for India। detrimental, not detrimental, but detrimental step for India। सेपरेट इलेक्टोरेट मैंने आपको समझाया है, सेपरेट इलेक्टोरेट का क्या मतलब होता है कि मुस्लिम ही खड़े होंगे और मुस्लिम्स ही वोट देंगे उस सीट के लिए, केवल मुस्लिम ही वोट देंगे उस सीट के लिए, राइट। दैट इज सेपरेट इलेक्टोरेट। सो मुस्लिम्स के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट देना, यह भारत में जो कम्युनल डिसहार्मनी फैलाना है उसके लिए एक स्थायी कदम था। यानी औपचारिक तौर पे अब भारत में डिसहार्मनी फैलानी शुरू करी, और ये किसको प्लस पॉइंट था, मुस्लिम लीग को। ठीक है, और इंडियन काउंसिल्स में भारतीयों का
नॉन ऑफिशियल भारतीयों का जुड़ना वो किसके लिए था प्लस पॉइंट? मॉडरेट्स के लिए। ठीक है, तो दोनों के लिए अंग्रेजों, ऐसा नहीं है कि पार्लियामेंट्री रिफॉर्म्स में जो फैसले लिए उससे भारतीयों का भला हुआ। ठीक है, दोनों को खुश रखने की कोशिश करी अंग्रेजों ने, लेकिन केवल खुश रखने की, राइट, उनसे कुछ स्थायी बदलाव नहीं आ पाया। नेक्स्ट चीज देखिएगा, द नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स इन इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, दैट इज द सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल, राइट, एंड द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल वाज इंक्रीज्ड। संख्या बढ़ा दी गई, क्योंकि इलेक्शन करवाने हैं, संख्या बढ़ा दो। अगर संख्या बढ़ाओगे और आप उस पर इलेक्शन कराओगे तो आपस में आप गुट जो है वो लड़ेंगे ही लड़ेंगे। क्यों? क्योंकि मुस्लिम्स के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट है, तो हिंदू और मुस्लिम में अब टकराव होगा ही होगा, इसलिए संख्या बढ़ा दो ताकि ज्यादा टकराव हो। ठीक है, और उस संख्या का कुछ असर तो है नहीं, क्योंकि फाइनल फैसला किसका है? फाइनल फैसला तो वाइसरॉय के हाथ में है ना। तो संख्या आपकी कितनी भी हो उसका फर्क क्या है? कोई फर्क नहीं उस चीज का। So provincial legislative councils was increased. In the provincial council, non-official majority was introduced, but since some of these non-officials were nominated and not elected, the overall non-elected majority remained. So provincial councils में non-official majority, central council में official majority. Official यानी कि जो अंग्रेजी सरकार के द्वारा अपॉइंटेड बंदे हैं, और नॉन ऑफिशियल्स क्या है? नॉन ऑफिशियल्स इलेक्टेड हैं। इलेक्शन भी किस तरह का? इनडायरेक्ट इलेक्शन। मैंने आपको पिछले सेशन में समझाया इनडायरेक्ट इलेक्शन क्या होता है, राइट, या उस समय इनडायरेक्ट इलेक्शन का मतलब क्या था। ठीक है, सो कोई फर्क उससे पड़ा नहीं, क्योंकि प्रोविंशियल काउंसिल में अगर नॉन ऑफिशियल मेंबर्स की संख्या ज्यादा है, उसमें से जो इलेक्ट हो रहे हैं या उसमें जो इनडायरेक्टली इलेक्ट हो रहे हैं नॉन ऑफिशियल, उनकी संख्या तो कम ही है। जो नॉन ऑफिशियल नॉमिनेट किए जा रहे हैं उनकी संख्या ज्यादा है। दैट मीन्स जो लोग डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं उनकी संख्या तो आने ही नहीं दे रहे आप काउंसिल्स में। सो इसीलिए मॉडरेट्स को भी बहुत बाद में समझ आया कि ये तो हमारे साथ धोखा हो गया, तो डबल क्रॉस कर दिया गया हमें। उधर मुस्लिम्स को भी डबल क्रॉस कर दिया, इधर एक्सट्रीमिस्ट को भी कर दिया, हमको भी कर दिया, तो प्ले हो गया हमारे साथ, खेल खेल दिया। तो अंग्रेजों ने हमारे साथ साफ साफ खेल खेल दिया। और ये जो एक बार खेला है खेल, उसके बाद अंग्रेजों का ये खेल में जो है वो कोई नहीं फंसा। भारतीय नेताओं ने स्वदेशी मूवमेंट, ये जो बॉयकॉट मूवमेंट है 1909 का जो पार्लियामेंट्री रिफॉर्म्स है, इससे सीख ली। आगे भारतीयों ने ये गलती फिर दोहराई नहीं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, सुमित सरकार इतिहासकार हैं, एक सबाल्टर्न हिस्टोरियन है। अकॉर्डिंग टू सुमित सरकार, इन द इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल द ऑफ द टोटल 69 मेंबर, राइट, इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में कितने मेंबर हैं? 69 मेंबर हैं। ध्यान से देखिएगा किस तरह जो है वो बटा हुआ है। 37 वर टू बी ऑफिशियल्स एंड 32 नॉन ऑफिशियल्स। तो मेजॉरिटी किसकी है? ऑफिशियल्स की। पहली बात तो सेंटर में, राइट, इंपीरियल है और मेजॉरिटी किसकी आ गई? ऑफिशियल्स की आ गई, क्योंकि 69 में से 37 जो है वो क्या है? ऑफिशियल है, और 32 क्या है? नॉन ऑफिशियल। अब 5 वर टू बी नॉमिनेटेड। इन नॉन ऑफिशियल में से 5 जो है वो नॉमिनेट किए जाएंगे केवल। ऑफ द 27, जो बाकी 27 बचे, इलेक्टेड नॉन ऑफिशियल 8 सीटें वर रिजर्व्ड फॉर मुस्लिम्स अंडर द सेपरेट इलेक्टोरेट। ठीक है, वाइल 4 सीट्स वर रिजर्व्ड फॉर ब्रिटिश कैपिटलिस्ट, 2 फॉर द लैंडलॉर्ड्स एंड 13 सीट्स केम अंडर जनरल इलेक्टोरेट। तो यहां पर आप क्लियरली देख लीजिए, जो 13 सीट है ये जनरल इलेक्टोरेट के लिए। अब इन 13 सीट्स के लिए भारतीय प्रिंसली भी लड़ रही है, मॉडरेट्स भी लड़ेंगे, उसके अलावा जितने भी भारत के कैपिटलिस्ट हैं, एंग्लो इंडियंस हैं, फ्रेंच हैं, अन्य यूरोपियन है, वो सब भी, राइट। सो दैट मीन्स ये 13 सीटें इसके लिए लड़ाई हो रही है। मुस्लिम्स के लिए अलग कर दी, ब्रिटिश कैपिटलिस्ट के लिए अलग कर दी सीट्स, राइट, लैंडलॉर्ड्स के लिए अलग कर दी, और 13 सीटों पे भारतीयों को लड़ने मरने के लिए छोड़ दिया। तो इससे हुआ क्या? अब फाइनली फैसला जो है वो किसके हाथ में है? वाइसरॉय के हाथ में है ना। काउंसिल में चाहे कोई भी हो, फैसला तो वाइसरॉय के हाथ में है। तो इससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ा, बस भारतीय सेक्शंस जो है वो आपस में लड़ते रहे। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, द इलेक्टेड मेंबर्स वर टू बी इनडायरेक्टली इलेक्टेड। इनडायरेक्टली इलेक्टेड होंगे, कैसे होंगे? द लोकल बॉडीज वर टू बी इलेक्टेड
वर टू इलेक्ट एन इलेक्टोरल कॉलेज, मैंने आपको बोला ना जो लोकल बॉडीज हैं, चाहे प्रोविंशियल बात हो, लोकल बॉडीज क्या क्या हैं, म्यूनिसिपैलिटीज हैं, जो जमींदार हैं, या यूनिवर्सिटीज हैं, स्कूल हैं, लैंडलॉर्ड हैं, जो जितने भी कॉरपोरेशंस हैं, चाहे वो इकोनॉमिक कॉरपोरेशंस हो, ठीक है, ये सब जो है वो लोकल बॉडीज हैं किसी प्रोविंस की या किसी डिस्ट्रिक्ट की, कोई डिस्ट्रिक्ट बॉडीज हैं, ठीक है। ये जो लोकल बॉडीज हैं ये अपना क्या है, इलेक्टोरल कॉलेज इकट्ठा करेंगी, दैट मीन्स ये अपने एंड से इलेक्शंस करवाएंगी और ऐसे व्यक्ति चुने जाएंगे जिनको आगे नॉमिनेट किया जाना है, तो ये पहला टीयर बनेगा, ठीक है। वहां पर डायरेक्ट इलेक्शंस होंगे इलेक्टोरल कॉलेज में आने के लिए, विच इन टर्न वुड इलेक्ट मेंबर्स ऑफ प्रोविंशियल लेजिस्लेचर, उस इलेक्टोरल कॉलेज में से चुने जाएंगे प्रोविंशियल लेजिस्लेचर के लिए बंदे। अब वो इलेक्टोरल कॉलेज में आपस में बहुत भयंकर पॉलिटिक्स चलेगी कि कौन प्रोविंशियल लेजिस्लेचर में जाएगा, ठीक है। और फिर प्रोविंशियल लेजिस्लेचर के जो मेंबर्स हैं वो खुद अपने में से चुनेंगे कि सेंट्रल लेजिस्लेचर में कौन जाएगा। तो सेंट्रल लेजिस्लेचर में जाकर ही बदलाव लाया जा सकता है और वहां तक पहुंचने के लिए इतने सारे लेयर से गुजरना पड़ेगा, और जो प्रभावशाली व्यक्ति हैं भारतीयों के लिए कुछ करना चाहते हैं वो तो पहले ही बाहर निकल जाएंगे। तो कुछ फर्क जो है वो मॉर्लेमेंटो रिफॉर्म से नहीं पड़ने वाला था, ठीक है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, बिसाइड्स सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर द मुस्लिम्स, रिप्रेजेंटेशन इन एक्सेस ऑफ द स्ट्रेंथ of their population was according to the Muslim. Also the income qualification for Muslim voters was kept lower than that of Hindus, ठीक है। तो मैंने आपको बोला ना यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज नहीं है। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का क्या मतलब है कि जो भी एडल्ट है वो वोट दे सकता है इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर जेंडर, देयर रेस, देयर क्रीड, देयर कास्ट, ठीक है। लेकिन अंग्रेजों का सिस्टम क्या था फ्रेंचाइज का कि एक सर्टेन इकोनॉमिक ग्रुप ही दे पाएगा, या एक सर्टेन जो है वो धर्म के लोग ही वोट दे सकते हैं, या जाति के लोग ही वोट दे सकते हैं, या इकोनॉमिक ग्रुप के वोट ही लोग दे सकते हैं, लोग जो है वो वोट दे सकते हैं, राइट। और मुस्लिम्स के लिए वो जो वोट देने का राइट है वो थोड़ा नीचे रखा गया, राइट। दैट मीन्स मान लीजिए कि अगर आपका परिवार साल का 10,000 रुपए, मैं मतलब एक आर्बिट्री बता रहा हूं, राइट। अगर आपका परिवार साल का 10,000 रुपए कमाता है और आप हिंदू परिवार हैं तो आप वोट दे सकते हैं, ठीक है, उससे नीचे नहीं दे सकते। लेकिन अगर आपका परिवार आप साल का 7,000 रुपए कमा रहा है और अगर आप मुस्लिम परिवार है तो आप वोट दे सकते हैं। दैट मीन्स मुस्लिम्स के लिए जो क्वालिफिकेशन है, इकोनॉमिक क्वालिफिकेशन है, वो हिंदुओं से नीचे रखी गई। तो ये भी एक हिंदू और मुस्लिम के बीच में विवाद का कारण बना, ठीक है। पावर्स ऑफ लेजिस्लेचर बोथ एट द सेंटर एंड प्रोविंसेस वर एनलार्ज्ड एंड द लेजिस्लेचर कुड नाउ पास रेजोल्यूशन। लेजिस्लेचर को क्या पावर दी गई कि वो रेजोल्यूशन पास कर सकते हैं विच मे और मे नॉट बी एक्सेप्टेड, राइट, मे और मे नॉट बी एक्सेप्टेड, राइट। आस्क क्वेश्चंस एंड सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस, vote separate items in the budget though the budget as a whole could not be voted upon। तो पॉइंट ये है कि जो प्रोविंशियल लेजिस्लेचर है उसमें कुछ शक्तियां दी गई, कुछ नहीं दी गई, ठीक है। वन इंडियन was to be appointed to वायसरॉयज एग्जीक्यूटिव काउंसिल। वायसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में एक भारतीय का अपॉइंटमेंट होगा। सत्येंद्र नाथ सिन्हा was the first Indian to be appointed in 1909। तो ये पॉइंट हम ऑलरेडी कर चुके हैं, मैंने आपको बताया ना, ये टॉपिक हमने पूरा का पूरा करा है, लेकिन वो हमने किस सेंस में किया था, वो हमने पढ़ा था जब हम सारे के सारे काउंसिल एक्ट्स को समझ रहे थे, या जो कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट एज अ होल टॉपिक हम समझने की कोशिश कर रहे थे। आज हमने स्वदेशी मूवमेंट और फिर उसके बाद जो सूरत स्प्लिट हुआ है उसकी सेंस में आज हमने पढ़ने की कोशिश करी मॉर्लेमेंटो रिफॉर्म्स को। अंत में इवैल्यूएशन करते हैं मॉर्लेमेंटो रिफॉर्म्स का। सो लॉर्ड मोर्ले ने क्या कहा रिफॉर्म्स को लेकर? सो रिफॉर्म्स मे नॉट सेव द राज बट इफ दे डोंट नथिंग एल्स विल। मोर्ले ने कहा कि ये जो रिफॉर्म्स है, और मोर्ले को क्रिटिसाइज इसलिए किया गया इस रिफॉर्म्स को लेकर क्योंकि इसमें भारतीयों को जो है वो इंडियन जो काउंसिल है वायसरॉय की उसमें जगह दी गई और धीरे धीरे भारतीयों को जो है वो इलेक्ट होने की अनुमति दी गई। तो क्रिटिसाइज किया गया मोर्ले को कि ऐसा ना हो कि ब्रिटिश राज खत्म हो जाए। तो ऐसे में मोर्ले ने कहा कि अगर ब्रिटिश राज खत्म हो गया ना तो ये रिफॉर्म्स ही बचा सकता था, उसे और कुछ नहीं बचा सकता। उसके बाद मॉन्टफोर्ड रिपोर्ट, यानी कि मॉन्टफोर्ड क्या है? मॉन्टेगू कैम्सफोर्ड रिपोर्ट। द रिफॉर्म्स ऑफ 1909 अफोर्डेड नो आंसर एंड कुड अफोर्ड नो आंसर टू इंडियन प्रॉब्लम्स। मैंने आपको बताया ना मॉन्टेगू डिक्लेरेशन 1917,
उसने बोला था कि भारत में रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट लेकर आऊंगा, और पिछले सारे स्टेप्स को उसने क्रिटिसाइज किया था। इसीलिए मॉन्टेगू कैम्फोर्ड रिफॉर्म्स या उनकी जो रिपोर्ट है उसने मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स को क्रिटिसाइज करते हुए कहा कि ये भारतीयों के हित में नहीं है, हम जो लाने वाले हैं वो भारतीयों के हित में है। ठीक है, 1919 के रिफॉर्म की बात कर रहा हूं मैं। नेक्स्ट चीज देखिएगा, The constitutional reforms were in fact aimed at dividing the nationalist rank by confusing the moderates। मैंने आपको बताया ना, मॉडरेट्स को और मुस्लिम्स को अपनी साइड जोड़ो, एक्सट्रीमिस्ट को बाहर निकालो। एक्चुअल खतरा एक्सट्रीमिस्ट ही थे, क्योंकि वो मास पॉपुलेशन को जोड़ रहे थे, और मास पॉपुलेशन अंग्रेजों के साथ जुड़ जाए, और अगर वो नॉन कोऑपरेट, सिविल डिसोबीडियंस और नो टैक्स मूवमेंट जैसे अगर मूवमेंट्स ले आए तो अंग्रेजों की जड़ें हिल जाएंगी। इसलिए एक्सट्रीमिस्ट खतरा है, उनको बाहर निकालो। इसलिए मॉडरेट्स को कंफ्यूज करो, मुस्लिम्स को अपने साथ जोड़ो, दोनों को आपस में लड़वाओ। ये सारी स्ट्रेटजीज थी किसकी? मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स की, या लॉर्ड मॉर्ले और लॉर्ड मिंटो की। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, चेकिंग द ग्रोथ ऑफ यूनिटी अमंग इंडियंस थ्रू द ऑब्नॉक्शियस इंस्ट्रूमेंट ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट। राइट, भारतीयों में यूनिटी ना बन सके इसलिए सेपरेट इलेक्टोरेट। The government aimed at rallying the moderates and the Muslims against the rising tide of nationalism। मॉडरेट्स और मुस्लिम्स को एक्सट्रीमिस्ट से लड़वाया गया। मॉडरेट्स और मुस्लिम्स आपस में लड़ रहे हैं किस चीज के लिए? पॉलिटिकल शक्ति के लिए, राइट। और नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, द सिस्टम ऑफ इलेक्शन वाज टू इनडायरेक्ट एंड इट गेव द इंप्रेशन ऑफ इन्फिल्ट्रेशन ऑफ लेजिस्लेचर्स थ्रू अ नंबर ऑफ सीव्स। कहने का मतलब ये कि जो इनडायरेक्ट है ना, इनडायरेक्ट जो इलेक्शन हो रहा है उससे जो ऐसे भारतीय हैं, जो नेशनलिस्ट भारतीय हैं, जो काउंसिल में पहुंच जाएं तो अगर कुछ भला करें उनको तो चूज किया ही नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि डायरेक्ट इलेक्शन तो केवल लोअर लेवल पर हो रहा है, जो प्रोविंशियल, जो लोकल बॉडीज है वहां पर हो रहा है। उनका जो इलेक्टोरल कॉलेज है उसमें से आगे आगे जो है वो या तो नॉमिनेट किए जा रहे हैं या तो इनडायरेक्टली इलेक्ट किए जा रहे हैं। सो दैट मीन्स वही नॉमिनेट हो पाएगा या वही इनडायरेक्टली इलेक्ट हो पाएगा जो अंग्रेजों के लिए कम से कम खतरा है और ज्यादा से ज्यादा लॉयल हो। इसीलिए जो इनडायरेक्ट इलेक्शंस है उसका कोई फायदा नहीं हो पाया। और लास्ट पॉइंट देखिएगा, व्हाट द रिफॉर्म्स ऑफ 1909 गेव टू द पीपल ऑफ द कंट्री was a shallow rather than substance. The people had demanded self-government, but what they were given was benevolent despotism. यानी उनको बोला तो गया आपके लिए बहुत अच्छा है, बेनेवलेंट है, राइट, बेनेवलेंस से दिया गया, खुले दिल से दिया गया, सौहार्द से दिया गया, लेकिन दिया क्या गया? उन्हें दिया गया सप्रेशन, उनको कुचला गया, उनको एक डिस्पोटिक जो है वो एक एडमिनिस्ट्रेशन प्रोवाइड किया गया। सो आज हमने क्या समझने की कोशिश करी? आज हमने समझा स्वदेशी मूवमेंट के बाद सूरत स्प्लिट कैसे हुआ, जो मिलिटेंट नेशनलिज्म है उसकी उभरने के कारण क्या हैं, और फिर मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स क्या हैं। आगे आने वाले सेशन में, इनफैक्ट नेक्स्ट ही सेशन में हम क्या करेंगे, 1907 से लेकर 1917 के बीच जितने भी मिलिटेंट नेशनलिस्ट हैं उन्होंने क्या क्या घटनाएं की हैं, कहां कहां पर बम फेंके गए हैं, किधर आग लगाई गई है, किस अंग्रेजी अफसर को मारा गया है, वो सब हम समझने की कोशिश करेंगे अगले सेशन में। तो कल का सेशन उन सारे टॉपिक से रिलेटेड रहेगा, ठीक है। और ये तीनों सेशंस जो हैं वो जुड़ जाएंगे आपके। फिर जब मैं मुस्लिम लीग की स्थापना करवाऊंगा ना आपको, तो आपको पूरी तरीके से तैयार हो जाएगा, प्लस कर्जन की पॉलिसीज, ठीक है, लॉर्ड कर्जन के बारे में समझाऊंगा। फिर हम वर्ल्ड वॉर के दौरान अंग्रेजी पॉलिसीज क्या थी। तो दैट मीन्स ये कि इन सारे सेशंस को जोड़कर आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर आपने मेरे पिछले सेशंस अभी तक नहीं देखे हैं तो जाइए स्टडी IQ के चैनल पर, मेरे नाम से, विशाल चौहान के नाम से आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी इतिहास की, उस प्लेलिस्ट पे जाइएगा। लेक्चर्स की लेंथ को देखकर डरिएगा मत। अगर आप एडमिनिस्ट्रेटर बनना चाहते हैं या कोई भी एग्जामिनेशन क्लियर करना चाहते हैं तो एक थॉरो सेंस आपको मैं चाहता हूं कि क्रिएट हो आपके अंदर वो, तो उन लेक्चर्स को देखिए, बहुत आराम से आप समझ पाएंगे उन लेक्चर्स को। काफी आसान भाषा में मैंने समझाने की कोशिश करी है। और जैसे कि मैं हमेशा बोलता हूं कि ये केवल कुछ ही किताबें, मैं आपको शुरुआती 1-2 किताबें समझा रहा हूं, धीरे धीरे हम एडवांस लेवल पर जाएंगे। दिस इज जस्ट अ फाउंडेशनल, एक फाउंडेशन रख रहा हूं मैं, बेसिक समझ बना रहा हूं। जो मोटे मोटे कॉन्सेप्ट है उनको क्लियर कर रहे हैं हम, बारीकी में माइक्रो एनालिसिस हम धीरे धीरे करेंगे, राइट। सो हैविंग सेड दैट, आज का सेशन में कंक्लूड करता हूं। अंत में सिविल सर्विस एस्पायरेंट्स,
या उसके अलावा कोई भी अगर आप एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और अगर आप चाहते हैं कि एक थॉरो मुझे कोर्स मिल जाए, एक पूरा का पूरा जो है वो वेल स्ट्रक्चर्ड अगर कोर्स मिल जाए, तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। लिंक पर टैप करें, एप्लीकेशन को इंस्टॉल करें। उस एप्लीकेशन में सीएससी और इसके अलावा अन्य जितने भी सरकारी एग्जामिनेशन हैं भारत में, उनसे रिलेटेड आपको मटेरियल मिल जाएगा और एक बहुत अच्छे स्ट्रक्चर में मिलेगा। बेस्ट टीचर्स की जो है वो एक्सपर्टीज आपको देखने को मिलेगी वहां। सो मेक श्योर यू चेक दैट आउट। सो आज के सेशन को यहीं कंक्लूड करता हूं मैं। मेरा नाम है विशाल चौहान। मैं मिलूंगा आपसे अगले सेशन में। तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ नाइस डे।